Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Now exercise 9.3 स्टार्ट करने से पहले जो थ्योरम इसमें यूज होने हैं पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर 9.3 पे आएंगे. सो थ्योरम 9.6 क्या है जी? 9.6 और 9.7 दोनों एक दूसरे के कन्वर्ट्स हैं. ठीक है, तो एक समझ आ जाएगा, दूसरा उसके ऑपोजिट है, वो भी आपको समझ आ जाएगा. इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, एक सर्कल हो या दो इक्वल सर्कल हो, दोनों के लिए केस है कि अगर दो आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों क्या है अगर इक्वल है, दो आर्क्स अगर क्या है इक्वल है, फॉर एग्जांपल या ये पढ़ लेते हैं फिर इसको देखते हैं. देन कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. आर्क्स हमें पता है क्या है, अगर मैंने क्या ले लिए ए से बी तक एक आर्क ले लिए जो कि मैंने इस रेड से ड्रा कर दिया, ये अगर एक मेरे पास आ गया आर्क ए से बी तक, ठीक है. एक और आर्क मैंने ले लिए बी से लेकर सी तक, ठीक है. अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं, क्या मतलब, अगर मेरे पास ए बी आर्क, आर्क के लिए ऊपर कर्व बनानी होती है, इज इक्वल्स टू बी सी आर्क. अगर क्या है आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी. कॉर्ड्स का मतलब है इस ए से लेकर बी तक जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी आपका इस बी से लेकर सी तक के स्ट्रेट डिस्टेंस के इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज दैट दिस ए बी कॉर्ड, कॉर्ड के लिए स्ट्रेट लाइन लगा देनी, ठीक है, क्योंकि उधर फिगर में भी स्ट्रेट लाइन है, विल बी इक्वल्स टू बी सी. ये है जी फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है. इसी को ऑपोजिट कर लो, इसी को ऑपोजिट कर लो तो ये आपके पास ये 9.6 आ गया, 9.6 थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई. 9.7 में ऑपोजिट किया, अगर हमारे पास ए बी कॉर्ड्स इक्वल हो, ए बी कॉर्ड इक्वल हो किसके, बी सी के, मतलब अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स, मतलब ए बी पे जो आर्क बन रही है इसकी बात हो रही है, ये भी आपकी इसके इक्वल होगी. देन ए बी आर्क विल आल्सो बी इक्वल टू बी सी, ठीक है. इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ठीक हो गया. ये दो थ्योरम है जो यूज होने हैं. उसके बाद आगे आ जाते हैं 9.8 और 9.9 पे. ये दो थ्योरम है जो कि हमारे फिर यूज होंगे. क्या है जी? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल. ये और वाला पोर्शन का मतलब है दो इक्वल सर्कल लिए हुए हैं या एक ही कोई लिया हुआ है, आप कोई भी केस ले सकते हो. मैं एक ही सर्कल में ये चीज लेके, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दो कॉर्ड्स क्या है इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या ले ली ए बी, एक कॉर्ड किसके इक्वल ले ली, सी टू डी के इक्वल, सी टू डी के इक्वल. अगर सी डी के इक्वल है फिर क्या है, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर. तो ये क्या बनाएंगे, वो एंगल भी इक्वल बनाएंगे. मतलब ये आपका O है, O से लेकर अगर मैं यहाँ पे लाइन ज्वाइन करूंगा O से लेकर B और O से लेकर C तक, तो जो एंगल ये बनेगा, ये एंगल भी इक्वल होगा किसके, जो दूसरी कॉर्ड है. दूसरी कॉर्ड कौन कौन सी है, ये कॉर्ड थी और दूसरी कॉर्ड थी ये. दोनों एंड पॉइंट पे इधर भी जो एंगल बनेगा वो सेम वही बनेगा जो ये एंगल बन रहा हो. तो अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा कि इफ हमारे पास इफ ए बी कॉर्ड की बात हो रही है इज सेम एज सी डी, अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल बन रहा है ओ पे, कौन सा एंगल बन रहा है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी विल आल्सो बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी. ये एंगल और ये एंगल जिस पे एक एक लाइन लगाई है, ये दो भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ ली है, कॉर्ड इक्वल है तो आर्क्स भी इक्वल होंगी, आर्क्स इक्वल है या कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे. ये भी हमारे पास आ गए. ठीक हो गया. और इसी तरह जो 9 है वो इसका इनवर्स है. इनवर्स का मतलब है ये पहले लिख देंगे कि अगर हमारे पास एंगल इक्वल हो, इफ एंगल ए ओ बी इज सेम एज एंगल सी ओ डी, अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आर्क मतलब कॉर्ड मतलब ए बी और सी डी, ये भी क्या होंगी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी कॉर्ड जो है वो भी किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी. तो यहां से हमें काफी हद तक क्लैरिटी हो गई है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो आर्क भी इक्वल है, आर्क इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है. मतलब अगर कोई भी एक चीज इक्वल है तो उसके कोरस्पॉन्ड हम बाकी चीजें भी कह सकते हैं कि वो भी फिर क्या होगी, इक्वल होगी. तीन कौन कौन सी चीजें हैं, कॉर्ड है, ठीक है, बस ये आपने यूज होगी, बीच में कॉर्ड है, आर्क है
और आपका इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल जो बीच में मान होते हैं, ये सारी एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड करें। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो पूरे का पूरा आपका क्या आ जाता है, उसी का आप कह सकते हो कि रिजल्ट है। जो सारा भी हमने थ्योरम पढ़े हैं वही चीज यहाँ पे जस्ट इस फॉर्म में आ गई है कि फिगर दी हुई है। ठीक है, तो जस्ट आपने थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करनी है, बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इन फिगर कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड बी सी। कॉड ए बी और कॉड ए बी क्या है, ये बनती यहां से तक मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, एक लाइन, और बी सी के इक्वल है एक लाइन लगाने का मतलब है दोनों के ऊपर अगर एक लाइन है तो इसका मतलब है दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास कॉड ए बी किसके इक्वल आ गई, कॉड बी सी के इक्वल, ये गिवन है हमारे पास। प्रूफ क्या करना है कि आर्क ए बी भी क्या होगी, आर्क ए से लेकर बी तक जो आर्क होगी वो भी किसके इक्वल होगी, बी से लेकर सी तक। ठीक हो गया, ये आर्क भी प्रूफ करना है। तो प्रूफ इस तरह से करना है जस्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी शुरू वाले थ्योरम में कि कॉर्ड अगर क्या है, वही चीज, इफ ए बी कॉर्ड इज सेम एज बी सी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी आर्क विल आल्सो बी equals to बी सी। चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेना, इफ टू कॉर्ड्स आर सेम देन श्योरली देयर आर्क्स विल आल्सो बी सेम। इसी तरह आपका ये भी आ गया जो अभी हमने लास्ट थ्योरम पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कॉर्ड सेम है तो फिर उसके क्या चीज सेम होती है, एंगल्स भी सेम होते हैं। तो दूसरी जो थ्योरम की स्टेटमेंट होगी यहां पर लिख देंगे, क्या बनेगा, देखो क्या पूछ रहे हैं कि क्या एंगल ए बी पी बी पी सी के इक्वल है। ए बी पी पहले बनाते हैं, ए बी पी, ए बी पी ए से स्टार्ट होगा, ए से जाएगा बी तक, बी से जाए ए पी बी है, सॉरी ए से पी तक, पी से लेकर बी तक, ये एंगल मेरा बनेगा यहाँ पे नंबर 1 एंगल, ये बन जाएगा नंबर, ये एंगल क्या बन गया, नंबर 1। ठीक है, इसी तरह बी पी सी, बी से स्टार्ट हुआ, बी से पी तक किया और गया, और पी से लेकर सी तक गया, ये एंगल क्या बन गया मेरे पास, नंबर 2। तो ये एंगल क्या बन गया, नंबर 2। तो ये दो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, तो वही रीजन थ्योरम के स्टेटमेंट के, ए बी कॉर्ड इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। जस्ट यहाँ पे इनमें थ्योरम की रीजन और स्टेटमेंट लिखते जाना है। और इसी तरह यहाँ पे अगर हमारे पास देखो क्या आ गया, इफ ए बी आर्क की बात हो रही है, ये क्या है, आर्क इज लेस देन ए डी आर्क, ए बी देखो आप कहां से कहां तक है, ए से बी तक आपका बन रहा है ये आर्क, इसको मैं अगर इस कलर से शो कर देता हूं, ये आर्क बन रहा है ए से लेकर बी तक। क्या वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ए से बी तक आर्क जो है वो लेस है ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक उससे आर्क लेस है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स। तो फिर ए बी की जो कॉर्ड होगी, मतलब इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये और इसकी कॉर्ड का, ए डी की कॉर्ड का क्या रिलेशन होगा आपस में। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, वही रिलेशन होगा कि अगर ये लेस है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी कॉर्ड विल आल्सो बी लेस देन ए डी कॉर्ड, उसकी जो कॉर्ड होगी वो भी आपकी फिर छोटी होगी। ठीक है, जिस तरह से आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होते हैं, इसी तरह आर्क छोटी होगी तो कॉर्ड भी छोटी हो जाएगी। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द फिगर ए सी आर्क इज इक्वल टू बी डी आर्क। ठीक है, ये आर्क के ऊपर सिंबल डाले हैं, ए सी जो आर्क है वो किसके इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक, दिस आर्क इज इक्वल टू दिस आर्क, बी टू डी। ये हमारे पास गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पे टिक लगा देता हूं कि ये हमारे पास ऑलरेडी पता है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन। ये जो ऊपर ए टू बी बन रही है, लाइन बन रही है, कॉर्ड बन रही है, ऊपर कॉर्ड का सिंबल है, तो ये कॉर्ड हमने एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करनी, इक्वली। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो हमने प्रूव करना है उसके लिए टारगेट देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसका वैसे भी यही बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि आप उसको देखो कि अगर मैंने ये काम करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं एक एक करके पूरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ऐसे है कि अगर आपके पास ए बी और सी डी पैरेलल प्रूफ करनी हो तो आप ये चीज प्रूफ कर लो, ए बी इज इक्वल टू सी डी। एक तो ये प्रूफ कर लो, ऑपोजिट साइड्स पहले इक्वल प्रूफ कर लो, एक चीज। दूसरी चीज क्या प्रूफ कर लो, दूसरा हमें बताया कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, वो अगर प्रूफ कर लो बी डी के इक्वल, ए सी क्या प्रूफ कर लो, बी डी के इक्वल। तो उससे क्या होगा, ए बी
ऑपोजिट दोनों साइड्स अगर देखें तो ए बी और सी डी कहाँ बन रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बन रहे हैं। इसी तरह ए सी और बी डी एक दूसरे के आमने सामने बन रही है। तो अगर आपके पास ये आ गया ए सी, ये आ गया ए, ये बी डी, इसी तरह ये यहां से यहां तक ऊपर वाली और ये नीचे वाली, अगर ये दोनों आमने सामने आ गई तो क्या प्रूव हो जाती है, दोनों ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो ये क्वाड्रिलेटरल, पहली चीज एक पैरेललोग्राम बन जाती है। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल नहीं होती, वो क्या होती है, पैरेलल भी होती है। तो वहां से पैरेलल भी प्रूव हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो मैंने जस्ट, मेरा टारगेट क्या होगा, ये मेरा टारगेट होगा कि मैं किसी ना किसी तरह ये प्रूव कर लूं, इससे मेरा खुद ब खुद वो पैरेलल भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो ए सी और बी डी दोनों आपस में क्या है, आर्क की बात हो रही। आर्क ये जो मैंने ड्रॉ की हुई ए से लेकर सी तक आर्क, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो थ्योरम हमें क्या बताता है, इफ थ्योरम हमें बताता है इफ ए सी आर्क इज इक्वल्स टू बी डी आर्क, अगर ये दोनों इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज दैट देयर कॉर्ड्स आर विल आल्सो बी इक्वल। ए सी और बी डी जो है कॉर्ड्स, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये आपने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी। यहाँ पे पूरा थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, यूजिंग थ्योरम लिख रहा हूं, वो आपने पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है कि अगर आपके पास ये इक्वल है तो हमारे पास ए सी मतलब ए से लेकर सी तक कॉर्ड और बी से लेकर डी तक ये आर्क तो इक्वल है, ये कॉर्ड भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है ये वाली चीज हमारी ए सी और बी डी वाली एक तो अचीव होगी यहीं पे। ठीक है, अब मैंने दूसरी अचीव करनी है। बेसिकली ये हमारा जो है, इसको करने के लिए थोड़ी बहुत वर्किंग होगी। ठीक है, क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे जो हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है जी के ये हमारे पास आ जाता है गिवन एज ए सी आर्क इज इक्वल टू बी डी आर्क। ये दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों तरफ सिर्फ एक स्टेप करना है, दोनों तरफ मैं क्या ऐड कर दूं, अगर बी सी ऐड कर दूं, ए सी प्लस बी सी, क्योंकि दोनों तरफ एक काम तो किसी भी इक्वलिटी में किया जा सकता है, प्लस बी डी इक्वल्स टू बी डी है, इस तरफ क्या ऐड कर दूं, बी सी। यहां पे मैंने क्या किया, एडिंग बाय एडिंग बी सी आर्क ऑन बोथ साइड्स। अब इससे होगा क्या, वो आप देखो, अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 1 बाय 1 बता रहा हूं, फिगर से आपको फिर पता चलेगा। ए सी में ये ए सी था यहां से यहां तक, इसमें मैं आगे बी सी ऐड कर दूं। बी सी क्या है, बी से लेकर सी तक ये सारा ऐड कर दूं, ये बी से लेकर सी तक। तो ये क्या ए से लेकर सारा बी तक नहीं कर पहुंच जाती, मतलब एक ये पार्ट आ गया और दूसरा पार्ट ये आ गया, ये दोनों ऐड होके हमारे पास क्या बन जाता है, ए सी प्लस सी बी लिखो या बी सी लिखो, दोनों ऐड होके हमारे पास बन जाता है ए बी। ठीक होगी बात। यहां से क्या बन जाता है, ए सी प्लस बी सी क्या बन गया, इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास बन जाएगा ए बी। ठीक होगी बात। ये फिगर से सारी चीज समझने वाली। दूसरी साइड पे भी देखो तो क्या है, बी सी है, बी डी है और बी सी है। बी डी देखो कहां पे, बी डी हमारे पास बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये बी डी है। इसमें अगर मैं क्या ऐड कर देता हूं, बी सी जितना पोर्शन, बी सी, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है यहां से लेकर यहां तक। अब ये इसमें मैं ऐड करूं तो मेरा क्या बनता है, सॉरी ये यहां से नहीं ऐड करेंगे, ये हम इसकी अपर पोर्शन लेंगे, हम यहां से ऐड करेंगे। बी डी था, बी डी में क्या ऐड करना था, बी सी, ये ऐड करना था, तो यहां से कर लेंगे बी टू सी, ये पोर्शन ऐड करना है। बी से लेकर डी तक पहले था, ये पहला पार्ट यहाँ पे 1 लिख लिया, और फिर बी से ऑनवर्ड मैंने कंटिन्यू किया, सी तक गया हूं, ये मेरा पार्ट है दूसरा। तो अगर गौर से देखो क्या बन गया, डी से स्टार्ट होके वो पूरे का पूरा वापस सी तक आ गया। तो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स 1 और 2 ऐड करो तो पूरे के पूरी कर बन जाती है। डी से लेकर सी तक लिख लो या सी से लेकर डी तक लिख लो, आर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरफ से भी दूसरी तरफ ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड ऐड करोगे तो आपका सी टू डी बन जाता है। ये क्या बन जाता है, सी टू डी। यहां पे मैं इसी से लिख देता हूं, ये बन जाएगा सी टू डी। और ये दोनों क्या बनेगी, आर्क्स बनेगी। एक हमारे पास बनेगी ए से बी आर्क और दूसरी क्या बन जाएगी, सी से डी आर्क। अब हम थ्योरम यूज करेंगे, अगर ए से बी आर्क, सी से डी आर्क इक्वल है, आर्क इक्वल हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इफ देयर आर्क्स आर इक्वल दिस इंप्लाइज दैट
their chords will also be same. AB will also be equals to CD. ये हमारे पास आ जाएगा, वो भी दोबारा से उसी तरह यूजिंग थ्योरम। ठीक होगी बात। ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट यहां पे लिखोगे दैट इफ आर्क्स आर सेम देन देयर chords will surely be equally or same। ठीक है, सेम की बजाय इक्वल या कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करोगे ज्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास दोनों टारगेट अचीव हो गए, ए बी इक्वल टू सी डी भी आ गया जो कि सेकंड चीज थी ये, और ए सी इक्वल टू बी डी भी आ गया क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रूव हुआ था ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये पहले प्रूव हुआ था। ये समझो इक्वेशन 1 बनी थी और ये इक्वेशन 2 बनी। 1 और 2 से क्या पता चल गया कि ये दोनों अगर इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी डी, या आप किससे पता चला है इक्वेशन 1 और 2 से, तो यहां यू लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट ए बी सी डी विल बी अ पैरेललोग्राम। दोनों अपोजिट साइड इक्वल है और दो अगर इक्वल हो तो पैरेलल भी लाजमी थी, पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम अगर बनेगा तो पैरेललोग्राम में हम क्या, अपोजिट सारी साइड इक्वल होती है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस विल शो दैट ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। ये क्या होगी, पैरेलल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल सा उन्होंने दे दिया, इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है और वो देखने से ऐसे लग रहा है कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करोगे खत्म हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे इम्कानात नहीं लगते कि ये आ सकता है क्योंकि जस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। इन दिस फिगर, in the given figure, chord A, B and C, D intersect at point B। दो chords हैं A, B और C। उसके बाद क्या है, if A, B chord is equals to C, D। A, B chord यहां से लेकर यहां तक ये आपकी chord आ गई, A से B तक chord की बात करें, ये दो इक्वल हैं, A, B और C, D क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, इक्वल है तो मैं इसके ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ, इसके ऊपर भी एक लाइन, इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट आर्क ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी। तो ये सिंपल सा हो गया काम कि अगर आपके पास एज इफ ए बी कॉर्ड इज इक्वल्स टू, कोई भी दो कॉर्ड हो एक सर्कल की वो इक्वल हो, तो दिस इंप्लाइज दैट डायरेक्टली ए बी आर्क विल श्योरली बी इक्वल्स टू सी डी, जो कि हम थ्योरम पीछे यूज करते हैं। पूरी स्टेटमेंट लिखना है as if any two chords of a circle मेंशन करना जरूरी है क्योंकि एक ही सर्कल है, दो डिफरेंट हो तो फिर नहीं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें दो डिफरेंट होंगे, फिर वहां पे हम ये नहीं कह सकते। ऑफ अ सर्कल आर सेम सो देयर आर्क्स विल आल्सो बी सेम। जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिख देनी है, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है थ्योरम की स्टेटमेंट। तो जैसे इसमें कुछ भी और कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए तो यहां पे आप दो डिफरेंट सर्कल्स आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें चेंज होगी। कंसीडर टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर सेंटर्ड एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि अगर दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 2, एक का रेडियस है 4 और उसका सेंटर क्या है, एक का P आ गया और एक का क्या आ गया, Q। ठीक है, यहां तक बन गई फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं बनी, मैंने खुद बनाई है। दो सर्कल लिए हैं, 2 रेडियस का और एक 4 रेडियस का, सेंटर भी ले लिया। उसके बाद इफ ए बी एंड सी डी आर देयर आर्क्स, मतलब ये दोनों क्या है, आर्क्स। अगर ए बी और सी डी आर्क्स हैं, सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू सी क्यू डी। ए बी एक आर्क ले ली, यहां से ए से लेकर बी तक ये क्या ले ली, आर्क ले ली। ठीक है, यहां से ले ली सी से डी तक, ये भी एक आर्क ले ली। लेकिन कंडीशन क्या है कि एंगल जो है ए पी बी किधर होगा, ए पी बी, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल। और दूसरा क्या है, सी क्यू डी, एंगल किस पे बन रहा है, क्यू पे। तो ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों के ऊपर मैंने एक एक लाइन लगा दी कि ये दो इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, अब बताना क्या, आर ए बी एंड सी डी कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट होगी, ए बी और सी डी। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, नो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, नो, बिकॉज इनके अगर एंगल इक्वल हैं लेकिन ये सर्कल दोनों डिफरेंट है, जो पहले हमने लिखा, बिकॉज बोथ सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में सर्कल इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट दिस आर्क विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। दिस इंप्लाइज दैट ए बी आर्क विल नॉट बी इक्वल्स टू आर्क सी डी। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ्स ए बी
आर्क एंड सी डी आर्क। अच्छा कि अगर इक्वल नहीं है, ठीक है इक्वल नहीं है तो इनका क्या रिलेशन है। तो आर्क अगर आपने फाइंड करनी हो, आप क्लास 9 में पढ़ा है आपने कि ए से बी तक आर्क है, आर्क की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से। इसकी भी आर्क की लेंथ है, इसको भी एल से, समझे इसको कह देता हूं L1, इसको कह देता हूं L2। इसका रेडियस है तो इसको मैं कह देता हूं R1 क्योंकि दो रेडियस है, इसको कह देता हूं ये हमारे पास है R2। ठीक है, इसका θ1 कह लो और इसका क्या कर लो, θ2 कह लो। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो पहले का एंगल है और दूसरे का एंगल है ये दोनों क्या है, सेम है। तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है और दोनों में क्या रख लेता हूं, फॉर एग्जांपल दोनों ही θ है, ना θ1 है ना θ2 है। ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो फार्मूला हमें पता है L इज इक्वल टू आर थीटा, वो मैं पहले के लिए भी लगाता हूं और फिर दूसरे के लिए भी लगा के उन दोनों का आपस में क्या निकाल लेता हूं, रिलेशन निकाल लेता हूं। पहले का क्या निकलेगा, L1 इज इक्वल टू R1 θ1, दूसरा क्या निकलेगा L2 इक्वल टू R2 θ2। दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्या बनेगा L1 पहले की R, L1 दोनों की हमने बेसिकली क्या बताना है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना है, ए बी और सी डी में। तो L1 ए बी हमारा क्या है, L1 क्या है, ए बी आर्क इज इक्वल टू पहले का रेडियस क्या था 2 और उसका एंगल क्या था थीटा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, सी डी आर्क इज इक्वल टू दूसरे का रेडियस क्या था 4 और एंगल कितना था थीटा। ठीक है, θ2 नहीं थीटा ही था क्योंकि दोनों एंगल्स क्या थे, सेम थे। तो यहाँ पे अब दोनों से अगर आपस में रिलेट करना चाह रहा हूं मैं इसको और इसको, तो मैं दोनों में से एक जैसा फैक्टर निकालूंगा कि वो कौन सा, वो दोनों का है थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, किसी एक से आप थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू क्या निकलती है, ए बी आर्क बाय 2। ये आप पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दो, क्या बनेगा, सी डी आर्क विल बी इक्वल टू 4, थीटा क्या निकला हुआ है, ए बी आर्क बाय 2। यहां से ये से क्या हो गया, कैंसल, ये बना 2, तो क्या रिजल्ट निकला, सी डी आर्क इज 2 टाइम्स ए बी आर्क। तो ये मेरा निकल आया है ए बी और सी डी का रिलेशन। नाउ पार्ट 3 में क्या है, ए पी बी ट्राइंगल इज इक्वल टू सी क्यू डी। ये हमने जो दोनों ट्राइंगल है इसको सिमिलर प्रूव करना है। सबसे पहली चीज ये किस चीज का मार्क है, ये है सिमिलर का। ठीक है, ये भी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। सिमिलर प्रूव करना हो तो क्या तरीका है, हमने जस्ट उसकी जो सारी साइड्स हैं उनकी रेशो क्या प्रूव करनी होती है, इक्वल। तो रेशो हम आते हैं ट्राइंगल पे कि किस तरह से इक्वल प्रूव होगी। देखो सबसे पहली चीज, इसकी एक साइड क्या है यहां से यहां तक, फर्स्ट वाली की 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है यहां से यहां तक, ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। और सिमिलरली अगर इस पे आ जाओ कि इसकी यहां से यहां तक क्या है सी टू डी, क्यू टू डी ये है 4 सेंटीमीटर, और सी टू क्यू ये भी कितना होगा 4, क्योंकि रेडियस है वो इक्वल ही होंगे। ठीक होगी बात। अब आपने 3 साइड्स कौन सी बनती है, 2 तो ये साइड्स होगी, ठीक। तीसरी साइड हमारे पास जो बनती है वो तो कॉर्ड बनती है, समझो ए से बी तक ये बनती है। अगर इन ट्राइंगल की बात की जाए ना, इन दोनों ट्राइंगल की, और इसकी साइड क्या बनती है यहां से लेकर यहां तक, ऐसे ही है, ये तीसरी साइड बनती है। अब हमने क्या प्रूव करना है, सिमिलर इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है। सिमिलर के लिए क्या होगा, और ट्राइंगल कौन कौन सी है, यहाँ पे जो 2 ट्राइंगल की बात हो रही है मैं एक बार बना देता हूँ, ए पी बी, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी कौन सी है, सी क्यू डी, एक ये ट्राइंगल है। ये दोनों मैंने सिमिलर प्रूव करनी है। ठीक है, तो मैं इसकी सारी साइड्स की रेशियो लेता हूं 1 बाय 1 और वो इक्वल प्रूव करूंगा। यहां से अगर देखा जाए तो आपकी रेशियो इस जो बड़ी ट्राइंगल है इसकी मैं ऊपर रख लेता हूं, इसको समझो न्यूमिनेटर में रख लेता हूं और इसको क्या रख लेता हूं, डिनोमिनेटर में रख लेता हूं। इसकी जो साइड है वो ऊपर रखता जाऊंगा और नीचे इसकी डिवाइड करता जाऊंगा। क्या है हमारे पास, इसकी क्या है सी क्यू और इसकी उसके कॉरेस्पॉन्ड क्या बनती है, पी बी। सी क्यू की अगर रेशियो ले जाए पी बी से तो क्या आएगी, यहां पे इसकी रेशियो है हमारे पास 4 और इसकी वैल्यू क्या है 2। ये हमारा कैंसिल होकर कितना बचेगा 2। ऐसे ही है। इसी तरह अगर इसकी दूसरी साइड ली जाए क्यू सी डिवाइडेड बाय, और इसकी दूसरी साइड क्या बनेगी ए पी, ये क्या बनेगा, ये भी ऐसे ही है, 4 ऊपर आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब ये भी रेशियो ठीक है। लास्ट में मेन बात है, लास्ट में क्या है, हमारी सी टू डी जो बनती है उसकी रेशियो हमने क्या लानी है, ए टू
बी से। इसके लिए हम सेकंड पार्ट को भी यूज करेंगे। क्यों? सेकंड पार्ट में हमने लिखा है कि जो आर्क है L2 उसको अगर L1 से डिवाइड करें तो वो जो रेशो आएगी वही आपकी कॉर्ड्स की भी रेशो आती है, क्योंकि आर्क्स और कॉर्ड का रिस्पॉन्स सेम होता है। अगर दो कॉर्ड सेम आर्क सेम है तो कॉर्ड्स भी सेम होती हैं, या कॉर्ड सेम हो तो आर्क भी सेम होती है। इसी तरह यहां पे भी होगा कि अगर एक दूसरे के डबल है, अगर एक आर्क दूसरे से डबल है तो एक कॉर्ड भी फिर दूसरे से डबल ही होगी। ठीक है, तो यहां पे हम पार्ट 2 का भी यूज करेंगे। एक तो ये दो चीजें आ जाएंगी हमारे पास, ये दो, ये जो हमने यहाँ पे से लिखी है सामने, ठीक है, और तीसरा पार्ट नीचे भी आ जाएगा। यहां से देखो सेकंड पार्ट में हमने क्या यूज किया था, ये हमारे पास क्या था, L2 था, और ये हमारे पास क्या था, L1 था। तो यहां से अगर आप इसको डिवाइड करो क्या बनेगा, इसको मैं इक्वेशन का नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह से इक्वेशन नंबर 1 से एक आर्क्स के लिए है ना, तो इसी तरह मैं कॉर्ड के लिए भी कह सकते हैं। इक्वेशन 1 implies that ACD chord is will also be equals to 2 times AB chord। ठीक है, इसको तो डिवाइड करो तो क्या बनेगा, दिस implies that CD by AB, CD by AB पीछे क्या बचेगा, इक्वल्स टू 2। इसका मतलब है CD by AB भी क्या आ गया, इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, और बाकी दो भी यहां से AC बाय AP, QC बाय AP और CQ बाय BP, QC बाय AP और तीसरा क्या था, CQ बाय PB, CQ बाय PB। ये दोनों भी क्या है, सारी किसके इक्वल है आपस में, सारी 2 के इक्वल है। सारों की सेम आ गई है, और अगर सारों की सेम आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल APB will be similar to triangle CQD। Now question number 5 में क्या है, O is a center of 2 concentric circles। Concentric circles mean circles having same center। O एक ऐसा सेंटर है जो 2 सर्कल का सेंटर है। ये आके आपके पास O, ठीक है, इसके ऊपर 2 सर्कल बने हुए क्या क्या है, एक का रेडियस है 6, रेडियस 3 है, और एक का रेडियस कितना है, 6 है। तो यहाँ पे मैंने रेड से बना दिए, जो बड़ा रेडियस है 6 है, हालांकि दूसरी तरफ भी है तो मैंने एक एक तरफ बनाया। दूसरी तरफ जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस बना दिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद OA और OB, OA नजर आ रहा है यहाँ, O से लेकर A तक आपका बड़े सर्कल का रेडियस बन रहा है, और O से लेकर B तक भी बड़े सर्कल का ही रेडियस बन रहा है। ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल एंड मीट स्मॉलर सर्कल एट C एंड D। C और D जो बन रहे हैं वो स्मॉलर सर्कल के पॉइंट बन, मतलब O से लेकर C तक अगर देखा जाए तो ये छोटा रेडियस है, इसी तरह O से D तक भी ये छोटा रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब क्या बताना है, फाइंड RAB एंड CD कॉर्ड्स आर पैरेलल। क्या AB और CD पैरेलल है, किन की बात हो रही है, CD आ गया यहां से लेकर यहां तक, और AB आ गया यहां से लेकर यहां तक। क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, ये हमने बताना है। ठीक है, किस तरह से बताएंगे, सबसे पहले इसका मेथड देख लेते हैं कि क्या तरीका है इसको पैरेलल प्रूफ करने का। अगर आपके पास यहां पे पैरेलल के लिए अगर ये 2 ट्राइंगल्स ली जाए, OCD छोटी ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल, और OAB 2 ये ट्राइंगल ली जाए, इसमें आपके 2 एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं और दोनों सिमिलर भी हों, 2 एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं और दोनों क्या हो, सिमिलर भी हों, तो फिर आपका ये साइड्स भी इसकी पैरेलल प्रूव हो जाती है। ठीक है, सिमिलर भी प्रूव करना है और 2 एंगल भी प्रूव करने हैं। मतलब आपने एंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं, एंगल आ जाता है, इसका एंगल समझो C आ जाता है, ये किसके इक्वल होगा, A के। इसी तरह इसके एंगल स्मॉल का D आ जाता है, और ये किसके इक्वल होगा, B के। ठीक है, तो इस तरह से हम, और फिर सिमिलरिटी भी होगी, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरेलल होंगी। और तीसरी चीज ये कि इनका एक एंगल जिसकी मदद से हम सारा कुछ करेंगे वो कॉमन है, वो वैसे ही इक्वल है। जो O पे एंगल बन रहा है वो दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, वो सेम कॉमन ट्राइंगल है, वो तो वैसे ही इक्वल होगा। ठीक है, तो उसको यूज करके भी हम करेंगे। सबसे पहले सिमिलरिटी की तरफ जाते हैं कि सिमिलरिटी हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ट्राइंगल किस किस को कंपेयर करो कि इन ट्राइंगल OAB एंड OCD, इन 2 ट्राइंगल की बात हो रही है। OCD ये छोटा ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इसी तरह
अगर बड़ा ट्रायंगल बनाओगे तो वो आपके पास ये ऊपर वाला ऐसे डॉटेड से बना देगा, ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इन दोनों की बात होगी, ठीक है। पहले सिमिलैरिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इनकी साइड्स की रेशो लूंगा। साइड्स की रेशो मसलन यहां पे अगर इसकी साइड देखा जाए ए टू ओ, ओ ए की रेशो ली जाए, इसी तरह की जो साइड छोटी ट्रायंगल की है ओ सी के साथ, ओ सी के साथ, तो हमारे पास क्या आती है, ओ ए की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय उसकी वैल्यू क्या है छोटे रेडियस की 3, कितना आंसर आ गया 2। इसी तरह दूसरा देखा जाए तो वो क्या है, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी बड़े ट्रायंगल की डिवाइडेड बाय ओ से लेकर सिर्फ डी तक, यहां तक जाए ओ से डी तक, ये भी क्या आ जाएगा 6/3, ये भी कितना आ गया 2, दोनों सेम आ गए। और आल्सो तीसरा क्या है, एंगल, एंगल ये जो ट्रायंगल बना दिया, सॉरी एंगल, एंड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी वैसे किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के, ये दोनों ये क्या है, कॉमन एंगल है, दोनों का कॉमन एंगल, ये दोनों का कॉमन एंगल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट दीज टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी, सॉरी ओ ए बी सी नहीं था, ओ ए बी था, ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं। उसके बाद सिमिलर आ गए, सॉरी अगर सिमिलर हो तो एक चीज याद रखनी है कि सिमिलर अगर ट्रायंगल प्रूव हो जाए तो उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारी साइड्स की रेशो इक्वल होती है और सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल डी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी, सॉरी एंगल सी जो है ए के इक्वल होगा अगर सिमिलर है, सिमिलर है तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन क्या लिखोगे, ऑल एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये भी इक्वल आ गया, तो इससे फिर हमारे पास एंगल जब इक्वल होता है, एंगल से लिंक होता है आपका किस चीज का, ओरिएंटेशन का। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपकी पैरेलल भी प्रूव हो जाती हैं, ये दो चीजें से लिंक हो जाती है। एंगल ए बी, साइड ए बी विल बी इक्वल टू दिस, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी कॉर्ड विल बी पैरेलल टू, सॉरी सी डी, ये इसके क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। हमारे पास क्या है, इसको मैं कह देता हूं ये हमारे पास लेंथ 1, इसको कह देता हूं लेंथ 2, इसको कह देता हूं ये हमारे पास थीटा 1, और इसको कह देता हूं ये थीटा 2, ये हमारे पास थीटा 1 है, सॉरी फाइंड हमने थीटा 2 करना है, ये हमारे पास थीटा 1 है। लेकिन जो आर है वो हमें पता है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आर दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि सर्कल एक ही है तो सारे रेडियस बराबर होते हैं, इसलिए रेडियस हमारा आर से डिनोट होगा। यहां पे मैं पुट करता हूं, पहले क्या लूंगा, L1 इज इक्वल टू R थीटा 1, आर मैंने क्या रखा है, सेम रखा है, वैल्यूज पुट करता हूं पहले वाले ट्रायंगल में, इन सेक्टर, इसको यूं कर लेता हूं, मेंशन कर लेता हूं, इन सेक्टर ओ ए बी, मैं अभी पहले सेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, किस सेक्टर की, इस सेक्टर की, ओ ए बी, इस सेक्टर में अगर यूज किया जाए फार्मूला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, L1 इज इक्वल टू R थीटा 1, ऐसे ये 1 के साथ है, नंबरिंग वैल्यूज पुट करते हैं, L1 क्या है 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R फाइंड करना है, थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, यहां पे एक मिस्टेक होती है स्टूडेंट की, वो ये होती है क्योंकि थीटा आपका जब भी ये फार्मूला लगाते हैं ये हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, फॉर थीटा इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, यहां पे गिवन किस में था 60 में था, तो 60 को कन्वर्ट आप पहले भी कर सकते हो या फार्मूला में डायरेक्ट कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 आ गया, यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे आर की, आर क्या निकलेगा 4 इज इक्वल टू आर इंटू पाई बाय 3 आ गया, आर निकालो तो क्या 3 इधर जाके मल्टीप्लाई 4 जाके डिवाइड, सो आर विल बी इक्वल टू 4 3 इसको तो मल्टीप्लाई 4 3 12 बाय पाई, ये मेरे पास क्या निकला है आर, ठीक है, इसका मतलब है आर का निकला है 12 बाय पाई। अब ये आर आप सेकंड के लिए यूज करोगे, नाउ
नाउ इन सेक्टर, दूसरा सेक्टर ओ ए सी, अब किस सेक्टर की बात हो रही है, ओ ए और ये सी, ये बड़े सेक्टर की बात हो रही है। अब इस सेक्टर में जब आप फार्मूला लगाओगे तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, L2 विल बी इक्वल टू आर थीटा टू। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना था, थीटा टू फाइंड करना था। थीटा टू क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ L2 बाय आर। इसे आर को इधर जाके डिवाइड कर दिए। L2 दूसरी लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, 8 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना निकला है, 12 बाय 5। ठीक है, ये ऊपर नीचे कैंसिल, 2 बाय 3 और पाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू थीटा टू विल बी, ये ऊपर जाके 2 पाई बाय 3 ये लिख सकते हो। और अगर आपने रेडियन में निकालना है तो रेडियन के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्रीज में वापस निकालना है, क्योंकि डिग्री में ही पहला थीटा भी गिवन था। तो किससे कर देंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल। ठीक है, 3 1 जा 360, मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, थीटा टू विल बी इक्वल टू 2 इंटू 60 120 डिग्री, ये मेरे पास आ जाएगा थीटा टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, गिवन दैट, इसमें भी फिगर नहीं है तो सारी गेम्स में फिगर की है, फिगर अच्छी तरह समझनी है कि किस तरह से बने। गिवन दैट m इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सेंटर्ड एट p, एक सर्कल बनाना है सबसे पहले, उसमें सेंटर आपने क्या ले लेना है, पॉइंट p। ठीक है, और m क्या है, एक सर्कल का पॉइंट है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया रैंडम, कोई भी पॉइंट ले लिया m। ठीक है, अब उस पर क्या कंडीशन है, इफ m इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू रेडियाई p e एंड pf, P से लेकर E तक एक रेडियस है और P से लेकर F तक, लेकिन खास बात क्या है कि वो ऐसे ड्रा करने हैं कि जो M से बराबर फासले पर हो। ये चीज ये बना है कि M आपने जो पॉइंट लिया ना, वो समझो P और F के दरमियान में एक पॉइंट ले लिया, और अब आपका ये जो रेडियाई है उसके इक्वल डिस्टेंस हो, इसीलिए ये जो रेड कलर के मैंने डिस्टेंस बनाए ये इक्वल है। और ये डिस्टेंस कैसे बनाया, जिसका मैंने पहले बताया था कि जब भी एक पॉइंट के और लाइन के दरमियान डिस्टेंस बनाते हैं तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं। तो मैंने एक पॉइंट लिया यहां से और इससे लेकर इधर तक का एक डिस्टेंस ले लिया जो कि इसके साथ क्या था, परपेंडिकुलर मान रहा। इसी तरह इसका डिस्टेंस पी एफ दूसरे रेडियस से भी क्या है, इक्वल है, तो ये दूसरा रेडियस तक का डिस्टेंस आ गया, ये भी इसके क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो ये दो चीजें आ गई इक्वल, मतलब इस पूरी बात से मुझे क्या चीज गिवन आ गई मेरे पास, दैट एम जी जो है वो किसके इक्वल है, एम जी जो है वो इक्वल है एम एच के, ये मेरे पास आ गया। ठीक हो गया ये चीज। दूसरी एक बात है मुझे पता चली, ये पता चली कि एंगल जी जो बन रहा है बेसिकली वो है एंगल एच के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, क्योंकि दोनों पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस है, ये दो भी 90 डिग्री के आगे। ठीक है, यहां तक मुझे पता चल गया। प्रूफ क्या करना है अपने, शो दैट एम ई कर्व इज आर्क इज इक्वल टू एम एफ। आपने प्रूफ करना है कि ये आर्क एम ई से लेकर, ये हमने प्रूफ करना है क्या ये और ये इक्वल है, नहीं क्या नहीं बल्कि प्रूफ करना है कि दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अपना टारगेट देखना है कि हमने क्या करना है। हमने दोनों अगर इक्वल प्रूफ करनी है तो एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एंगल्स इक्वल हो तो आपकी क्या चीज इक्वल होती है, आर्क्स भी इक्वल होती है। इसी तरह कॉर्ड्स के साथ भी था, यहां पे एंगल वाला यूज होगा कि अगर मैं एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं कि हाँ इनके साथ दरमियान जो एंगल बन रहे हैं वो अगर इक्वल प्रूफ कर दूं तो खुद ब खुद ये दोनों आर्क्स भी इक्वल प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब एंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहां से ज्वाइन करना पड़ेगा टी को एम के साथ। ये जब ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास दो एंगल बन जाएंगे, एक एंगल बनेगा ये, ठीक है, इसको कोई भी आप नाम दे दो, समझो थीटा 1 बन गया, ये बनेगा एंगल 2, ये बन गया थीटा 2। अगर मेरे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों आपस में इक्वल आ गए तो इसके कोरस्पॉन्ड मेरी कौन सी आर्क बन रही है, थीटा 1 के कोरस्पॉन्ड ये बन रही है थीटा 1 के कोरस्पॉन्ड, और ये बन रही है आर्क थीटा 2 के, तो ये दोनों आर्क्स भी आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो मेरा अब टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा मेरा कि मैंने थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एंगल को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये दोनं ट्राइंगल्स बन रही हैं तो मैं ट्राइंगल लूंगा 1 बाय 1, जो कि ट्राइंगल हमारे पास क्या बन रही है, ट्राइंगल के नाम ले लेते हैं, एक बन जाएगी ओ एम जी,
OMG, अब सॉरी PMG, एक ये बन जाएगी, दूसरी क्या बन जाएगी PMH। ये PMH, ये दो मेरे पास बनेगी ट्राइंगल। इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करता हूं, क्या करूंगा नाउ इन ट्राइंगल PMG कोरस्पॉन्ड्स विद, कोरस्पॉन्ड, ये कोरस्पॉन्ड का साइन होता है कि इन दो का कंपैरिजन होने लगे। ट्राइंगल PMH, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं तीन साइड्स, अगर मेरी तीन कोई भी चीजें इक्वल आ गई, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड इक्वल आ गए, तो मेरे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूव होंगी तो फिर इसके सारे एंगल इक्वल होंगे, तो θ1 और θ2 भी इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो फिर मेरी आर्क्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, तीन चीजें कौन कौन सी, पहली चीज है हमारे पास PM इज इक्वल टू PM, वो तो दोनों की आर, ये जो रेडियस बन रहा है PM दोनों का क्या है, इक्वल है, तो वो था कॉमन है, रीजन भी आप देख सकते हो कि दोनों क्या है, कॉमन लाइन है। दूसरी चीज बन रही है कि एंगल G इज इक्वल टू एंगल H, ये हमारे पास गिवन था, ये क्या था, एंगल G इज इक्वल टू एंगल H, और दोनों कितने थे 90 डिग्री, ये आ गया एंगल G और एंगल H। हमारे पास दो साइड होगी, एक साइड होगी, एक एक एंगल हो गया। तीसरी MG इज इक्वल टू MH, ये भी हमारे पास गिवन था, MG इज इक्वल टू MH, ये भी हमारे पास क्या था, गिवन था। तो मेरे पास दो साइड्स और एक एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए, इसको कहते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल PMG इज इक्वल टू ट्राइंगल PMH, ये दो इक्वल आ गए हैं। और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट इसको कहते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का मतलब है दो साइड्स इक्वल आई हैं और एक क्या आया है, एंगल इक्वल है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब मैं कह सकता हूं कि θ1 और θ2 भी क्या होंगे, इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट θ1 विल बी इक्वल टू θ2, और अगर दोनों ये इक्वल होते हैं तो उससे क्या पता चलता है, आर्क्स कौन कौन सी, ME विल बी इक्वल टू MF, आर्क्स ME आर्क विल बी इक्वल टू MF, दोनों आर्क भी इक्वल होंगी, क्योंकि वही थ्योरम स्टेटमेंट, इफ टू एंगल्स आर सेंट्रल एंगल्स आर सेम, यहाँ पे वो थ्योरम स्टेटमेंट, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स विल आल्सो बी सेम, थ्योरम स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगी, थ्योरम स्टेटमेंट, ठीक हो गया। Now क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कंसीडर टू सर्कल्स सेंटर्ड एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, दो सर्कल है जिसमें एक का सेंटर क्या है, A आ गया, एक सेंटर B आ गया, मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया, ये सर्कल A है और दूसरा क्या है, सर्कल B। उसके बाद CD एंड EF आर टू कॉर्ड्स सच दैट CD इज 12, CD की वैल्यू आ गई है 12, ठीक है। इसी तरह EF दूसरा जो सर्कल है उसकी कितनी आ गई 8, दो कॉर्ड्स आ गई। एंड एंगल CAD का मतलब है C से लेकर A और A से लेकर D, मतलब इस एंगल की जो बीच में बनाया हुआ है, ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल EBF, एंगल B पे बन रहा है तो B के इक्वल है, ये बन गया E से B और B से F।
ये दोनों इक्वल है तो लाइन मैंने लगा दी, एक इसके ऊपर भी और एक इसके ऊपर भी। ये दो एंगल इक्वल है। फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ अ सर्कल ए, इसका रेडियस फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। और इफ रेडियस ऑफ सर्कल बी इज 4, दूसरे का क्या है 4 है, तो ये हमारे पास गिवन आ गया। ये जो सारा डाटा गिवन है उसके लिहाज से मैंने बना लिया फिगर। ठीक है, इसमें एक फार्मूला यूज होगा जिसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो आपने याद रखना है। फार्मूला हमारे पास है कि कॉर्ड लेंथ is equals to 2 into radius and sin theta by 2। ये हमारे पास फार्मूला है। ये ऐसा फार्मूला है जिसमें ये सारी चीजें यूज हो रही हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा जो एंगल बीच में बनता है, समझो ये थीटा है हमारे पास, और ये भी थीटा ही होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों मैंने क्या रख ली है फिलहाल, ये दोनों एंगल मैंने क्या सपोज कर लिए थीटा। ठीक है, रेडियस एक का गिवन है, एक का हमने फाइंड करना है। उसके बाद कॉर्ड लेंथ दोनों की गिवन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जिसका डाटा कंप्लीट है पहले इस सेकंड सर्कल बी के ऊपर पहले लगाता हूं, फॉर सर्कल बी। ये क्वेश्चन समझो फार्मूला 1 कह लो, ये यूज करूंगा। यूज यहां पे क्या ले लेता हूं वापस बैक, यूज 1, इक्वेशन नंबर 1 फॉर सर्कल बी। सर्कल बी के लिए लेता हूं तो क्या बनेगा, सबसे पहले कॉर्ड लेंथ हमारे पास क्या है, कॉर्ड लेंथ सर्कल बी की हमारे पास कितनी है जी 4 इज इक्वल टू 2 इंटू इसका रेडियस कितना है 4 साइन ऑफ थीटा बाय 2। ठीक हो गया, बस बाकी सारा तो हमें पता है, थीटा वगैरह हमें पता नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा। यहां से अगर आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 4 नहीं है तो 8 था। कॉर्ड लेंथ कितनी थी, ये देखो कॉर्ड लेंथ इस वाले सर्कल में 8 थी, 8 आ गया। मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 8 इक्वल टू 8 साइन थीटा बाय 2। यहां से ये से कैंसिल होगा, मेरे पास साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई। एंगल निकाला चाहो तो वो भी 180 आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, यहां तक हमारा चल जाएगा। क्यों? ये मेरे पास साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई है। अब मैं ये चीज दोबारा यहां पे अगर पुट करूंगा यहां पे, तो उसका फायदा क्या होगा कि उसमें मुझे रेडियस दूसरे वाले सर्कल के लिए जो शुरू में सर्कल बना होता उसका अननोन था, ये फाइंड करना था। कॉर्ड लेंथ उसकी पता थी, वो 12 थी, ये भी पता थी। साइन थीटा बाय 2 की भी वैल्यू पता हो जाएगी, तो मैं यहां से क्या इजीली फाइंड कर लूंगा, रेडियस इसका फाइंड कर लूंगा। तो क्या करूंगा, यूजिंग 2 in 1। नाउ यूजिंग 2 in 1 इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, और किसके लिए, एंड फॉर सर्कल ए सर्कल के लिए यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, सर्कल ए के लिए कॉर्ड लेंथ कितनी है, सर्कल ए के लिए क्या होगी, कॉर्ड लेंथ हमारे पास है 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, वो फाइंड करना है हमने। रेडियस हमारा अननोन है, उसको आर कह लो, छोटा आर बड़ा आर कुछ भी कह लो, इसको मैं समझो बड़ा आर कह देता हूं। ये आर फाइंड करना है, और उसके बाद साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर विल बी इक्वल टू 12 बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेडियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इस तरह की कोऑर्डिनेटर हमें पता है 4 साइडेड क्लोज शेप को कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से ए बी सी डी यहाँ पे बनी, ए बी डी सी सॉरी बनी है, तो ये आपकी कोऑर्डिनेटर है। लेकिन साइक्लिक क्या होगी कि अगर वो सर्कल के जो उसके वर्टेक्स हैं, ये सारे कॉर्नर जो बन जाते हैं, बी आ गया यहाँ पे, ए सी और डी, ये सारे अगर एक सर्कल का भी पार्ट हो, ठीक है, अगर सर्कल का पार्ट हो या सर्कल के पॉइंट्स बनने हो, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये आगे भी कई क्वेश्चंस में यूज होगी, और इसकी एक प्रॉपर्टी भी यूज होगी जिससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। खैर आगे स्टार्ट करते हैं। ए बी डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सच दैट ए बी जो लाइन है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। इसका मतलब है ए बी कौन सी आ गई, ए बी आ गई ये लाइन, यहां से ए से बी तक वो किसके इक्वल है, सी से डी तक। थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ रहा है, लेकिन यह है कि फिलहाल क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, ए बी और डी सी डी गिवन है, ये दोनों इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, ए सी और बी डी भी इक्वल है। ए सी हमारा बनता है ये, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क। ये दो हमने प्रूफ करना है कि ये दो भी आपस में इक्वल है।
ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, एक ब्रिज सा बनाएंगे। ब्रिज मतलब ये कॉर्ड्स हमारे पास इक्वल है, ठीक है, कॉर्ड से हम जाएंगे आर्क्स की तरफ, आर्क्स में फिर हम एक चीज ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा कॉर्ड्स में आ जाएंगे। किस तरह से, देखो स्टार्ट करते हैं। एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, यहां पे है एज ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास दोनों इक्वल हैं। अगर कॉर्ड्स इक्वल हो तो हमें पता है दिस इंप्लाइज दैट ए बी आर्क विल आल्सो बी इक्वल टू सी डी आर्क। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ए बी और सी डी आर्क्स भी इक्वल होंगे। ए बी आर्क क्या बन रही है, ए से लेकर ये बी तक, इस आर्क की बात हो रही है कि ये आर्क भी आपकी इस आर्क के इक्वल होगी। इसके ऊपर एक एक लाइन लगा लेता हूं कि ये दो आर्क्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। यहां तक हो गया। अब मैंने क्या करूंगा, यहां पे जस्ट दोनों तरफ एक ऐड कर लूंगा आर्क ए डी। ए डी ए से पहले भी एक पार्ट में हम कर चुके हैं, दोनों में ए डी मैंने आर्क ऐड कर ली, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। पहले से क्या लिखा हुआ सी डी आर्क, उसमें भी क्या कर दिए, ए डी को ऐड कर दिया। स्टेप क्या लिखूंगा, एडिंग आर्क ए डी ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब फिगर, सारी कहानी इसमें फिगर की है, फिगर से ही बस एक ही स्टेप है और वो समझ आ जाएगा तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहां पे देखो ए बी में ए डी ऐड करते हो, ठीक है, ए बी में ए बी आपकी कहां से कहां तक ये मैंने बनाए हैं जी, ये ऊपर बनी हुई है सारी, ए से लेकर बी तक। उसमें ए डी अगर ऐड करते हो तो मैं ऐड करने वाली जरा ब्लू से शो कर देता हूं। ए डी ऐड करता हूं मतलब ए से डी तक यहां से ऐड करो। ये ऊपर से क्या पोर्शन था, ये पोर्शन था, ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा, बी से लेकर ओवरऑल स्टार्ट होगा, ये सारा ब्लू पोर्शन आता आता डी तक आ जाएगा। इसका मतलब है ए बी प्लस ए डी विल बी इक्वल टू बी ए डी आर्क। ये किसकी इक्वल आ जाएगी। अब मैंने बी डी आर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बी से डी तक डायरेक्ट रास्ता भी है ना, ठीक है, तो बी से होता हुआ पहले किस पे गया है, ए पे गया है, फिर वहां से आपका डी पे आया। ये सी भी लिख सकते थे, वो भी ठीक था, वो भी चल जाता था, लेकिन बी डी मैंने इसलिए लिखा यहां से ताकि क्लियर हो जाए कि बी से डी तक कैसे पहुंचे। तो हम लिख सकते हैं ए बी और ए डी को ऐड किया, जो कि फिगर से हमने देखा, तो ये हमारा बन रहा था बी से लेकर ओवरऑल पूरा कर्व डी तक। इसी तरह दूसरा करते हैं। दूसरा अगर हम करें तो उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है सी डी। सी डी हमारा कहां से कहां तक ये बना हुआ है, हमारा ऑलरेडी नीचे बना हुआ, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उसमें अगर हम ए डी ऐड करें, उसमें क्या ऐड करना है, ए डी, तो उसमें मैं ऐड करूंगा यहां से ही आगे, ए डी हो या डी ए हो, ये एक ही चीज है, ये सेम एज डी ए, ये दोनों एक ही चीज है। तो उसमें अगर मैं यहां से ऐड करूं, यहां तक तो मेरा सी से डी तक आया हुआ है, डी से ऑनवर्ड आगे ऐड करूं ए तक, ये पोर्शन ऐड करूं, तो मेरे पास क्या बन जाता है, सी से लेकर सारा घूमता हुआ जाएगा वापस कहां तक, ए तक, और कहां से होता हुआ जाएगा, डी से और बी से। तो मैं कह सकता हूं सी डी और ए, क्या कह दूंगा, विल बी इक्वल टू आर्क सी डी ए। ये हमारे पास दोनों आर्क्स क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है। अब ये दोनों आर्क्स इक्वल होंगी तो वहां से वापस हम किस पे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे कॉर्ड्स पे। कॉर्ड्स के अगर हमारे पास ए, ये जो पहली आर्क है बी ए डी कहां से, बी से ओवरऑल कहां तक गई है, बी से लेकर डी तक गई है, तो बी से डी तक अगर आपकी आर्क सेम हो, ठीक है, बी से लेकर डी तक अगर आपकी आर्क सेम है, इसी तरह ये सी से लेकर कहां तक ओवरऑल गई थी, ए तक, अगर आर्क सेम है, दिस इंप्लाइज दैट बी टू डी कॉर्ड भी आपकी फिर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी सी टू ए के, ठीक है। ए टू सी लिखो या सी टू ए लिखो, यहां पे भी क्या लिख लोगे, थ्योरम स्टेटमेंट दैट इफ टू arcs are same then their corresponding chords will also be same। ये पूरी स्टेटमेंट आपने लिख लेनी। सिमिलरली स्टार्ट में भी जो आपने ये लिखा था, दिस इंप्लाइज दैट, ये लिखा था, इसके साथ भी क्या आएगी, थ्योरम स्टेटमेंट आएगी, थ्योरम स्टेटमेंट आ जाएगी पूरी, ठीक हो गया। यही हमने प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन 10 में क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी मतलब ए से बी तक है और बी से लेकर सी तक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है।
अगर इक्वल है तो ये नजर आ रही है हमें कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या है जी, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, वो एक सर्कल के अंदर पड़ी हुई है पूरी ट्रायंगल। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि वो उसका सेंटर का है ओ है, जो जिस सर्कल में पड़ी उसका सेंटर ओ है। ये बात किसकी कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, ए बी और ये सी, ये हमारी बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास दो साइड्स के आगे इक्वल, जिसके ऊपर लाइन लगा दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका सेंटर भी ओ बताया हुआ। प्रूफ क्या करना है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी डी सी। ए डी क्या है, ए डी आ रही है यहाँ ऊपर से लेकर, ये टॉप से लेकर ये बॉटम तक, ये पूरी ए डी आ रही है। ए डी किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल क्या बन रहा है, बी डी सी। बी डी सी एंगल कौन सा बनता है, बी से लेकर डी, डी से लेकर सी। मतलब ये जो एंगल बीच में बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है। उसका मतलब ये है कि उसके दो इक्वल पार्ट्स बना रही है। अगर इक्वल पार्ट्स बना रही है, एक एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे इस साइड पे, दूसरा एंगल बन रहा है आपका इस साइड पे, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए एंगल क्या बनते हैं, बी डी ए। क्या प्रूफ करना है हमने, टू प्रूफ हमने करना है एंगल बी डी ए। बी से यहां से डी तक आओ, डी से वापस यहां से ऊपर ए की तरफ चले जाओ। ये इस साइड के एंगल की बात, और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है, दूसरी साइड का, सी डी ए। ये हमने प्रूफ करना है सी डी ए। और या आसानी के लिए आप इसको नाम दे दो कि लेट सपोज इसको नाम दे दिया थीटा वन और इसको नाम दे दिया थीटा टू। तो हमने प्रूव करना है थीटा वन और यहाँ पे मतलब और लिख लो, और थीटा वन इक्वल टू थीटा टू, ये हमने नाम दे दिया। इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल इक्वल होना चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो ए से लेकर नीचे डी तक लाइन आ रही है, ये ऊपर से नीचे तक जो लाइन आ रही है, ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे अगर एक बन रहा है, वहां पर दूसरा मान रहा है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, हमने प्रूफ करना। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारी कौन कौन सी कॉर्ड्स इक्वल है, हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल हैं, एक ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, एस ए बी कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर कॉर्ड का मान डाल इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी आर्क्स भी इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज दैट ए बी आर्क विल आल्सो बी इक्वल टू ए सी आर्क। मतलब किस आर्क की बात हो रही है, इस आर्क की बात हो रही है कि ये जो ऊपर बनेगी ए से बी तक एक आर्क, ये वाली भी फिर आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये वाली किसकी इक्वल होगी, ये वाली इसकी इक्वल होगी। ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, थ्योरम स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट लिखनी। मैं बार बार इसलिए थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ बोल देता हूँ, बाकी आपने लिख लेनी है क्योंकि काफी वो रिपीटेडली यूज हो रही है। तो जस्ट आप थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दोगे, कॉर्ड्स आर सेम तो देयर आर्क विल आल्सो बी इक्वली ऐसे कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये आ गया। अब यहां तक हो चुका है हमारा कि हमारे पास ये आर्क और ये आर्क क्या आ चुकी हैं, इक्वल। ठीक है, इसको ब्लू से कर देता हूँ डिफरेंट करने के लिए। ये दोनों जो ब्लू वाली आर्क्स हैं ये दोनों इक्वल आ गई। लास्ट चीज यहाँ पे यूज होगी और वो यूज होगा थ्योरम। वो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, वो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा कि जिससे आपको याद रहे कि क्या है थ्योरम। कि अगर आपके पास आर्क्स बन रही है, ठीक है, ये आर्क्स अगर बन रही हो तो इससे जो अंदर सर एंगल बनता है, इंस्क्राइब्ड एंगल बनता है, वो भी किसी सरकम एंगल मतलब कॉर्नर से आ रहा हूं, वो उसके हाफ होता है। क्या मतलब, इसको मैं फिगर से समझाता हूं फिर क्लियर होगा। कि अगर आपके पास ये आर्क एक बन रही है, यहाँ पे एक नंबर वन, एक ये आर्क बन रही है और दूसरी आर्क कौन सी बन रही है, ये, इन दोनों के अंदर जो सरकम एंगल बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, ये आपकी आर्क के एंड पॉइंट क्या है। अगर मैं वन की बात करूं, वन का एंड पॉइंट क्या है, एक है बी और एक है ए। अगर बी और ए को किसी एक सर्कल के पॉइंट से ज्वाइन करो, इसको वैसे कहते हैं सरकम एंगल। मैंने किससे ज्वाइन किया, डी के साथ। ए को भी नीचे लेके आता था और मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, डी के साथ। अब अगर आपके पास ये आर्क और दूसरी तरफ नंबर टू आर्क की बात की जाए, ये आर्क, ये दोनों इक्वल हों तो इनके जो एंगल होते हैं वो हाफ होते हैं इसके। ये क्या होते हैं, एंगल इसके हाफ होते हैं। क्या मतलब, अगर ये वन इक्वल है तो इसका एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा वन, ये आपका हाफ होगा उस आर्क से।
ठीक है, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं क्योंकि आपका ये स्टेटमेंट इतनी कॉमन आपकी यूज नहीं हो रही। स्टेटमेंट क्या है? द मेयर ऑफ, ये यहां पे लिख देता हूं, ये स्टेटमेंट द मेयर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल, ये इसकी बात हो रही है थीटा वन की। अगर मैं इस लेफ्ट साइड की बात, मेयर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ मेयर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, कि ये जो एंगल होता है थीटा वन, ये हाफ होता है इस आर्क के, जो कि वन आर्क है। आर्क वन क्या है? ए से लेकर बी तक। तो इसका मतलब है यहां से मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट थीटा वन विल बी हाफ ऑफ आर्क ए बी। ये मेरा आ जाएगा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। इसी तरह थीटा टू आपका इस साइड का एंगल बन रहा है, तो इसकी आर्क कौन सी बन रही है? इसकी आर्क बन रही है ए से लेकर सी तक। तो मैं लिख सकता हूं, और एंड थीटा टू क्या हो जाएगी? थीटा टू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए सी। ये क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ आर्क ए सी हो जाएगी यूजिंग दिस थ्योरम। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट यूज हुई है। ठीक होगी बात? अब इसका मतलब है थीटा वन और थीटा टू ये इसके इक्वल आ गया। हमने प्रूव क्या करना था? हमने प्रूव करना था कि थीटा वन और थीटा टू दोनों आपस में इक्वल है। ये हमने प्रूव करना था, ऐसे ही है। अगर हमने ये प्रूव करना है और हमें पता है कि ए बी आर्क और ए सी आर्क तो इक्वल है, तो मैं दोनों की अगर वैल्यू यहां से निकालूं, क्या बनेगा? ए बी आर्क इज इक्वल टू, यहां से टू को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू थीटा वन। इधर से भी इस 2 को भी इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा? 2 इंटू थीटा टू। ये किसके इक्वल आएगा? आर्क ए सी के। ये दोनों अगर इक्वल है, अब मैं ये चीज यूज करूंगा। ये हमारे पास था गिवन, ये हमारे पास गिवन था, इक्वेशन नंबर वन कह लो। तो इक्वेशन नंबर वन अगर यूज करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, हमारे पास ए बी आर्क और ए सी आर्क अगर इक्वल हैं, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बन रहा है? दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा वन विल आल्सो बी इक्वल टू 2 थीटा टू, क्योंकि ए बी आर्क और ए सी आर्क इक्वल है, तो फिर अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू। और दूसरी तरह लिखा जाए तो थीटा वन थीटा टू हमने क्या रखे थे? थीटा वन हमने रखा था एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ये हमने प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 के काफी सारे पार्ट्स हैं। ए बी सी डी ई इज अ पेंटागोन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर पूरा पेंटागोन बन गया। पेंटागोन हमें पता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 5 साइडेड शेप आकी। उसके बाद ए बी बी सी सी डी, ये आपके पास तीनों क्या है? इक्वल है। अच्छा जी, ये हमारे पास साइड्स भी इक्वल आ गई। ठीक है, हमारे पास आ गया जी ए से लेकर कह रहे हैं बी तक, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक, ये सारी लेंथ इक्वल है। उसके बाद क्या है? बी सी डी एंगल जो है वो 130 डिग्री है। बी सी डी एंगल मैंने बना दिए, बी से सी से डी, उसके दरमियान जो एंगल है वो कितना लिखा हुआ जी? 130। ये भी गिवन आ गया। एंगल बी ए डी, बी से लेकर ए और ए से लेकर सॉरी बी ए यहाँ ई तक, ये एंगल मेरा दूसरा बन गया 120। ये दोनों सारी चीजें मैंने बना ली यहाँ पे। अब मैंने पहली चीज क्या फाइंड करनी? फाइंड ए बी सी। ए बी सी फाइंड करना है, इसका मतलब है पहली चीज वो क्या कह रहे हैं फाइंड करने के लिए? ये फाइंड करो। ए बी सी आपका यही बनता है, ए से बी तक आना है, बी से लेकर सी तक आना। ठीक है, तो पहला तो सिंपल स्टेटमेंट से आ जाएगा कि जिस तरह से आपका एस बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है ऊपर। अगर बी सी और सी डी अगर इक्वल है, एंड बी सी और सी डी इक्वल है, और उसके दरमियान एंगल आपका क्या बन रहा है? बी एंगल बी सी डी, बी सी डी कितना एंगल बन रहा है? 130 बन रहा है। अगर बी से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक ये दोनों इक्वल है, तो उनके दरमियान अगर 130 बन रहा है, तो फिर इसी तरह सिमिलरली अगर ए से बी एस
ए से बी और बी से ऑनवर्ड आगे सी, ये दो भी तो इक्वल है। इसी तरह ए बी और बी सी भी इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है इनके दरमियान भी फिर एंगल क्या बनेगा, यही बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बी सी विल आल्सो बी 30 डिग्री। जिस तरह फर्स्ट पैटर्न था उसी तरह ये भी आ जाएगा। इसका मतलब है ये आपके पास आप जो एंगल बनेगा ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 130 डिग्री। ठीक होगी बात, यहां तक हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसके लिए थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ आपका इजी हो जाएगा। सेकंड क्या है, एंगल सी डी ई निकालना है। सी डी ई कहां से बनता है, सी से लेकर डी तक, डी से लेकर ई तक। इसका मतलब है ये आपका जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड करना है। ऐसे ही है, ये हमने फाइंड करना है। अब इसको मैं दो पार्ट्स में फाइंड करूंगा। पहला पार्ट ऐसे फाइंड करूंगा कि पहले मैं इसके इसके दो पार्ट्स ऐसे बनाऊंगा। पहले मैं यहां से लेकर बी से लेकर सी, सी से लेकर डी और डी से लेकर वापस बी, एक बनाऊंगा मैं ये लाइन। मतलब उसका एक हाफ ये बनाऊंगा, इस तरफ एंगल फाइंड करूंगा, ये इस तरफ वाला 1, ठीक है। दूसरा हाफ जो बच रहा है वो रिमेनिंग हाफ बच रहा है वो यहां से बना देता हूं। वो आपका क्या बच रहा है, अगर यहीं से इस तरफ लाइन लेके जाई जाए बी से लेकर डी तक और डी से ऊपर लाइन ले जाए वापस हम ई तक, तो ये मेरा बन रहा है सेकंड हाफ। मतलब ये हाफ 1 बन गया, नीचे 1 बन गया और ऊपर क्या बन गया, 2 बन गया। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तो मेरा पूरा एंगल ये बन जाता है, ठीक है। तो मैं फिगर से कह सकता हूं एज फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से मैं ये कह सकता हूं दैट एंगल सी डी ई कैन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। सी डी ई कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ एंगल सी डी बी, सी डी बी मतलब 1 की बात हो रही है, ये समझो आप यहां पे आसानी के लिए कह लो θ1 समझो, और ये है जी θ2, ठीक है। सी डी बी मतलब किसकी बात हो रही है, θ1 अंदर वाला एंगल, प्लस बाहर वाला क्या बन रहा है, बी डी ई, एंगल बी डी ई, मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, θ2। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि मुझे ये एंगल फाइंड करने के लिए मुझे ये पता चल जाए कि मैंने सिर्फ निकालना है θ1 और θ2, θ1 भी फाइंड करना है और θ2 भी फाइंड करना है, ठीक होगी बात। अब मैं पहले करता हूं θ1। θ1 अगर देखा जाए किस ट्राइंगल में बन रहा है, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी अगर देखा जाए जो बीसीडी है वो हमारे पास क्या है, बीसीडी अगर ट्राइंगल कौन सी बन रही है, मैं इसको ब्लैक से कर देता हूं वापस, डी से लेकर सी, सी से लेकर डी और ये हमारे पास इसको आपस में जाएगा, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। मुझे पता है इसमें मुझे एंगल सी पता है वो कितना है 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री मुझे पता है, ठीक है, और बाकी दोनों मुझे नहीं पता, मैंने इस वाले को क्या नाम दे दिया, θ1 का नाम दे दिया, तो ये भी θ1 होगा। उसकी क्या वजह है, क्योंकि आपको पता है इस ट्राइंगल में एज साइड बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, दोनों साइड इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है बी से लेकर सी, सी से लेकर डी तक, अगर ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। इसका ऑपोजिट क्या बन रहा है, एक एंगल डी पे बन रहा है और एक एंगल बी पे। अंदर जो दोनों मैंने थीटा के नाम दिए हैं ये दोनों भी फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो मैंने दोनों को फिर सेम नाम दे दूंगा, एक भी θ1 और दूसरा भी θ1। और लास्ट चीज कि इस ट्राइंगल में टोटल सम एंगल क्या होता है, सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों का सम 180 डिग्री लिखेंगे। पहला क्या है, एंगल बी सी डी, पहला एंगल मैंने θ1 का नाम दे दिया एंगल बी, प्लस दूसरा एंगल 130 डिग्री, प्लस तीसरा एंगल वो भी कितना है, θ1 ही है, जिस तरह से अभी मैंने समझा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों, क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि हमारे पास बी सी और सी डी दो साइड्स इक्वल है। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ टू साइड्स आर sides of triangle are equal then their angles will
also be equal. Then their angles will also be equal. तो वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसका मतलब दोनों ऐड करो तो क्या बनेगा, 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130. 130 में माइनस किया कितना आ गया, 50 डिग्री. थीटा की वैल्यू क्या निकली, थीटा विल बी इक्वल टू थीटा 1 सॉरी विल बी इक्वल टू 25 डिग्री. तो मेरे पास क्या आ गया, थीटा 1 निकल आया, मतलब इसकी वैल्यू निकल आई है. अगर अंदर देखा जाए तो 25 की वैल्यू निकल आई है. ठीक हो गया, यहां तक मसला हल हो गया. थीटा 1 निकला है. अब मेरा रहेगा थीटा 2. थीटा 2 के लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, वो है कि अगर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसमें ओपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. ठीक है, किस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैंने जिस तरह से बताया कि ऐसी 4 साइडेड शेप जिसके तमाम वर्टेक्स कहां से गुजर रहे हो, सर्कल से गुजर रहे हो. ठीक है, तमाम जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल का पार्ट हो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है. क्या, यहाँ पे मैं एक बनाता हूं फिर आपको समझ आएगा कि किसी में बात कर रहा हूं. मैं बनाता हूं रेड से. ठीक है, बी से लेकर, या ए से स्टार्ट करता हूं, ए से बी, बी से डी, और डी से मैं ले लेता हूं ई, और फिर ई से वापस ज्वाइन कर देता हूं ए को. ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाई, ये 4 साइड है. ऐसे ही है 4 साइड्स के साथ साथ यहाँ पे एक खास बात क्या है कि चारों के जो कॉर्नर है वो सारे के सारे सर्कल का पार्ट है. इसका मतलब एक कौन सी है, ए बी डी ई ए, ये हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है. वापस ए लिखो या ना लिखो, ए बी डी ई भी अगर कर लो तो भी हमारे पास ये क्या बन रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रही है. ये हमारे पास क्या बन रही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का फायदा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से होगा कि ये मेरे पास जो थीटा 2 निकालना है मैंने, क्योंकि मुझे थीटा 2 चाहिए, थीटा 1 निकला है, बस दोनों को ऐड करना है. ये और इसका ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट कौन सा बन रहा है, एंगल ए. इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की खास बात होती है. इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो यहां पे थीटा 2 प्लस दिस 120 डिग्री विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री. तो यहां से थीटा 2 निकल आएगा. ठीक होगी बात. यहां पे क्या लिखोगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी डी ई ए, opposite angles are always supplementary. ये हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट थीटा 2 प्लस थीटा 2 एक एंगल बन रहा था और उसका ऑपोजिट बन रहा था 120 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ठीक होगी बात. थीटा 2 प्लस 120 डिग्री, यहां से थीटा 2 क्या निकला, थीटा 2 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120. दिस इंप्लाइज दैट थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये मेरे पास आ गया थीटा 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, 1 हमारा नाम. इसको इक्वेशन नंबर 3 का, मेरे पास 1 जो है वो पहले से निकली है, इसमें थीटा 1 भी आ गया, थीटा 2 भी आ गया. तो दोनों हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुट 2 and 3 in equation number 1. ठीक होगी. तो क्या बनेगा, एंगल सी डी ई विल बी इक्वल टू, पहले क्या निकला था, सी डी ई विल बी इक्वल टू थीटा 1, वो कितना निकला था, 25 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 85 डिग्री. ये मेरे पास निकल आएगा सी डी ई. नाउ पार्ट सी में भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा. ठीक है, जस्ट उस तरफ ट्रांसफॉर्म हो गया, कॉन्सेप्ट आपका एग्जैक्टली सेम यूज होगा. कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, एंगल ए ई डी निकालना है. ए ई डी क्या बनता है, यहां से ए से स्टार्ट होगा, ई तक जाएगा और फिर आगे डी तक. मतलब एंगल कौन सा बन गया, ई पे. ये हमने फाइंड करना है, ये आपका है मेन एंगल जो फाइंड करना है. अब इसको मैं इसी तरह क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लूंगा. पार्ट्स क्या बनाऊंगा, एक मेरे पास पार्ट बन जाएगा यहां से
ई से आप ज्वाइन कर लो बी को, तो एक मेरे पास ये अंदर वाला पोर्शन बन गया और एक बाहर वाला। मैं अब थीटा यूज कर चुका हूं तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अल्फा यूज कर लेता हूँ। ये मेरे पास बन गया है समझो अल्फा 1 और ये बाहर वाला क्या बन गया अल्फा 2। इसका मतलब है मैंने अगर फाइंड करना है पूरा एंगल ई फाइंड करना है तो मैं दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। सो फ्रॉम फिगर एंगल AED कैन बी रिटन एज, जो अंदर वाला अल्फा 1 क्या बन रहा है, ए से लेकर पहले कहां तक जाना है आपने ई तक और ई से बी तक, एंगल AEB प्लस फिर आपने दूसरा क्या है बी से लेकर जाना है ई और ई से वापस डी तक, एंगल BED। या दूसरी तरह लिखा जाए तो ये बन गया अल्फा 1 और दूसरा क्या बन गया अल्फा 2। तो ये मेरा एंगल EAED फाइंड हो सकता है। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। बाद नेक्स्ट पार्ट है तो इक्वेशन दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसमें हम पहले अल्फा 2 निकालते हैं उसके बाद अल्फा 1 निकालेंगे। उसकी वजह भी बताऊंगा। अल्फा 1 में क्योंकि एक चेंज था, प्रीवियस जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा नहीं है, एक चीज जो थी वो थोड़ी सी चेंज होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि उसमें आपकी जो सारी साइड थी ABBCCD ये सारी तो सेम थी, लेकिन इस क्वेश्चन में या इस पार्ट में ए से लेकर ई तक एक डिफरेंट साइड है। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन कि ये इनके इक्वल है, इसलिए हमें एक स्टेप डिफरेंट करना पड़ेगा। जो हमारा सेम प्रोसीजर है पहले वो कर लेते हैं। अल्फा 2 निकालते हैं। अल्फा 2 के लिए मैं क्या करूंगा, अल्फा 2 के लिए मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले लेता हूं, यहां से लेकर ये बी से लेकर लेता हूं सी से देन डी और डी से ऑनवर्ड मैं ले लेता हूं ये वापस ई से फिर इसको ज्वाइन कर देता हूं वापस किसको एक। क्या कह सकता हूं इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वही स्टेटमेंट कि आपके ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये में क्या आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि उनका सम क्या होगा फिर 0। अब ये ऑपोजिट कौन कौन सा बन रहा है, एक है ये एंगल सी पे 130 और इसका ऑपोजिट क्या बन रहा है अल्फा 2, तो इनका सम क्या होगा फिर 180 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 2 प्लस दिस एंगल सी क्या है उसकी वैल्यू लिख लो 130 will be equals to 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 130 उधर जाके हो जाएगा माइनस ओ अल्फा 2 हमारे पास क्या निकल आएगा 50 डिग्री। ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू किसकी अल्फा 2 की 50 डिग्री। यहां तक हो गया, इसका मतलब है अल्फा 2 निकल आया। अब अल्फा 1 के लिए क्या काम डिफरेंट है, देखो अल्फा 1 के लिए हम पिछले क्वेश्चन जिस तरह मैंने बताया कि AE की लेंथ डिफरेंट है तो हम उस तरह कर नहीं सकते। अगर आप यहां पे एक मैं ड्रॉ करूं यहां पे कि अल्फा 1 कैसे निकाला जा सकता है, ये आपके पास B से लेकर C तक इक्वल डिस्टेंस है, C से लेकर D तक भी इक्वल है और ये एंगल बीच में कितना आ गया 50 डिग्री। तो मैं अगर यहां किसी ना किसी तरह E से ज्वाइन करूं, एक डॉटेड लाइन से बनाता हूं, मैं डॉटेड लाइन बनाऊं समझो C तक, ठीक है, क्योंकि B से C और C से D दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो ये डॉटेड लाइन बिल्कुल मिड पॉइंट बन रहा है, समझो C इसके दरमियान में बिल्कुल आ रहा है। तो ये इसकी एंगल को भी हाफ डिवाइड करेगा मतलब ये है कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है इससे आपका एक तरफ भी 25 बनेगा और दूसरी तरफ भी कितना बनेगा 25 एंगल बनेगा। टोटल 50 बना हुआ ना, टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास बना है यहां से यहां तक 50, तो एक तरफ भी 25 दूसरी तरफ भी 25। इसी तरह आपके पास अगर ये 25 के एंगल बन रहे हैं क्योंकि इक्वल लाइन, तो इसी तरह ए से लेकर बी तक भी तो उतनी ही लाइन है। ए से लेकर बी तक कितनी है, जितनी बी से लेकर सी तक है, जितनी सी से लेकर डी तक, ये सारी इक्वल है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अल्फा 1 भी फिर ये भी कितना होगा 25 ही होगा, क्योंकि आगे जो सारी लाइंस हैं वो सारी कितनी कितनी है, सारी इक्वल है। यहां पे मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट एस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये सारी इक्वल है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि हमारे पास जो एंगल बनेंगे वो भी सेम होगा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 विल आल्सो बी इक्वल टू 25 जस्ट लाइक रिमेनिंग टू पार्ट्स।
ठीक होगी बात, ये एक पार्ट डिफरेंट है। तो अल्फा 1 मेरा क्या निकलेगा 25, ये अंदर वाली वैल्यू भी कितनी निकलेगी 25। जिस तरह से बाहर दो 25 के मिला के 50 बने, इस तरह अंदर वाली निकलेंगे। अब दोनों ही आ गए तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखेंगे, पुट 2 and 3 इन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एंगल ए ई डी विल बी इक्वल टू अल्फा 1 क्या है वो भी निकल आई, अल्फा 1 है 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा अल्फा एंगल ए ई डी। नाउ लास्ट पार्ट भी सिंपल ही है, एंगल ई ए डी निकालना है। मैं यहीं से इसी फिगर पे शो करता था। ई ए डी क्या बनता है, ई से लेकर आपने जाना है ए और ए से जाना है आपने डी तक। तो ये आपने एंगल निकालना है, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमें पता है पूरा ए किसके इक्वल है, पूरा ए तो 120 के इक्वल है। अगर 120 के इक्वल है तो रिमेनिंग आपके पास ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये किसी ना किसी तरह आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, एंगल ई ए डी निकल आएगा। ठीक है, पूरा ए किसके इक्वल है 120, इसमें से जस्ट ये पोर्शन माइनस करना है। और ये पोर्शन हम निकाल चुके हैं इससे पहले भी कि अगर आप इवन अभी भी इस कोऑर्डिनेटर को लो कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ले लो, ये जो ब्लू कलर में ले लो, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स हमें पता है उनका सम कितना होता है 180। तो आपका इसका ऑपोजिट एंगल ये जो बाहर बन रहा है इसका ऑपोजिट एंगल क्या है 130। अगर ये 130 है तो ये कितना बनेगा 130 और ये हमारे पास बनेगा 50, क्योंकि ये और ये सम कितना होना चाहिए 180। जब ये 50 होगा तो ये आपने उस टोटल 120 में से क्या कर देना, माइनस करोगे तो आपके पास वो निकल आएगा 70। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं दैट एंगल ई ए डी कैन बी फाउंड बाय, ई ए डी कैसे निकाला जा सकता है, टोटल एंगल क्या था ई से ए और ए से बी, एंगल ई ए बी जो कि 120 था उसमें से आपने माइनस कर देना है ये ऊपर वाला पोर्शन, कौन सा बी ए डी, बी से ए और ए से डी, एंगल बी ए डी ये दोनों माइनस कर देना है। ई ए बी हमारे पास कितना था 120 डिग्री क्वेश्चन में, और जो हमने बी ए डी अभी निकाला है ऑपोजिट एंगल वो हमारा 50 बना है, तो ये हमारे पास निकल आएगा 70 डिग्री। सो एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपका फिगर से ही सारा काम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ आ गया सेंटर में, ठीक है, डायमीटर्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ए बी और सी डी क्या है आपस में परपेंडिकुलर, ये चीज आपकी यूज होनी है। समझो यहां पे मैं ड्रा करता तो ये है जी परपेंडिकुलर, और ये ऐसे यूज होनी है कि मैं परपेंडिकुलर सारे ड्रा कर देता हूं, इस तरफ भी परपेंडिकुलर होगा, अगर यहां ड्रा करो तो इधर भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, मतलब ये हर लिहाज से क्या है परपेंडिकुलर, दोनों डायमीटर टू ईच अदर। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इन ऑर्डर ऑफ एंड पॉइंट्स, मतलब ये जो डायमीटर एंड के एंड पॉइंट्स क्या है, एक है ए, एक एंड पॉइंट है बी, इसी तरह डी भी है, इसी तरह सी भी है, ये डायमीटर्स के क्या एंड पॉइंट है। वो क्या कह रहे हैं, इसको अगर इन ऑर्डर तरतीब में अगर आप ज्वाइन करो तो क्या बनाते हैं, ये एक स्क्वायर बनाते हैं। तरतीब क्या बनती है, ए के साथ जो जो बन रहा है, ए के साथ क्या है, ए के साथ तो सी है, सी के साथ फिर आगे देखा जाए तो बी है, बी के साथ डी है, किसी भी एक साइकिल चक्कर में आपने चला जाना है। तो हमने क्या प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए सी बी डी इज अ स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है सिंपल उसका तरीका होता है कि जो आपने करना हो, जो फाइंड करना है, जो प्रूव करना है, उसके लिए रिक्वायरमेंट देखो आप, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमारे पास दो है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमने क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं, इक्वल साइड्स पहली चीज, मतलब ऑल इक्वल साइड्स कह लो, और दूसरी चीज क्या होती है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ईच एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, क्योंकि चारों अगर इक्वल साइड्स हो तो रोम्बस में भी होती हैं, इसलिए आपने दो चीजें प्रूव करनी होगी। एक आपके पास ये होगी, ठीक है, नंबर 1 पहले ये प्रूव कर लेंगे और फिर क्या प्रूव कर लेंगे, ये नंबर 2 ये प्रूव कर लेंगे। अच्छा, इक्वल साइड्स कैसे आएगी, अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास 4 ट्राइंगल बन रही हैं
ओ से अगर आप नीचे देखो, ओ से लेकर ए तक आओ और ए से सी तक जाओ तो ओ ए सी एक नीचे ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह ओ से लेकर सी तक आओ और बी तक जाओ तो ओ सी बी या ओ बी सी एक राइट साइड पे बन रही है, एक टॉप पे और एक लेफ्ट पे, सारी ट्रायंगल बन रही है। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल इक्वल प्रूफ हो जाए सारी, तो फिर मेरे पास ये जो साइड्स हैं ये तो इक्वल प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप दो ट्रायंगल इक्वल हों तो उनकी सारी साइड्स दूसरे की सारी साइड्स के इक्वल होती हैं। तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपके पास ए सी साइड बी सी के, सी डी के, और ये सारी आपस में, सॉरी बी सी बी डी, ये सारी फिर साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मेरा पहला काम हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे पे भी हम आते हैं। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। सबसे पहले तो सब में क्या है, एंगल क्या आ गया, सिंस डायमीटर्स क्या है, ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एंगल ए ओ सी क्या बनता है, ए से लेकर ओ तक, ओ से लेकर सी तक, ये कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह एंगल सी ओ बी ये भी 90 होगा। इसी तरह एंगल बी ओ डी और इसी तरह एंगल डी ओ ए, ये सारे ही कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, इसलिए मैंने मार्क बना दिया था, ये सारे 90 के होंगे। अच्छा, अब क्या होगा, अगर ये सारे 90 हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारी जो इक्वल साइड्स की बात करते हैं, इक्वल साइड्स कौन कौन से इक्वल है, सारे के सारे रेडियस ओ से लेकर आपके जितने भी बन रहे हैं, बल्कि यहां पे मैं इक्वल साइड्स की बजाय इसको ऐसे नाम दे देता हूं कि मैं अगर सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ना हेडिंग दे देता हूं कि अब मैं सारे ट्रायंगल को अगर कंपेयर करना चाहूं तो हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ बी है, सॉरी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये सारे क्या हैं, सारे रेडियस है ना, सारे रेडियस हैं, सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। अब मैं कोई भी दो ट्रायंगल कंपेयर करूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक से समझाने के लिए कर लेता हूं, अगर मैं लेता हूं ओ ए सी, अगर ये ट्रायंगल लूं तो इसमें देखो एक एंगल 90 डिग्री है, और इसका कंपेयर किसके साथ करूं, इसका मैं करता हूं ट्रायंगल ए ऊपर वाली कर लेता हूं ओ बी डी। अगर मैं इन दो को कंपेयर करना चाहूं तो इसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसका भी एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल आ गए, एक एक एंगल इक्वल आ गया। उसके अलावा ओ ए साइड जो है वो इसका रेडियस बन रहा है, वो उस ओ बी के इक्वल है, या ओ डी के इक्वल भी कह लो। इसी तरह ओ डी लेंगे तो ओ डी किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। मतलब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, साइड एंगल, साइड एक एंगल जो कि 90 डिग्री आ रहा था, वो दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी, क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस आ रही। ठीक है, तो इस तरह से मैं कोई भी दो ट्रायंगल लूंगा, आपस में कंपेयर करूंगा, दो रेडियस और एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल आ जाएंगे, तो कह सकते हैं बाय SAS पोस्टुलेट, इस पोस्टुलेट की मदद से हम क्या कह देंगे, बाय दीज टू पोस्टुलेट वी कैन से दैट ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऑल ट्रायंगल मतलब सारी ट्रायंगल कौन कौन सी बन सकती है, वी कैन से दैट ट्रायंगल ओ, ये सारी ट्रायंगल क्या बन रही है, ओ ए सी विल बी इक्वल टू ट्रायंगल ओ सी बी विल बी इक्वल टू ट्रायंगल ओ बी डी विल बी इक्वल टू ट्रायंगल ओ डी ए। ये सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर ये इक्वल होंगी तो फिर इसकी सारी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट, इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए सी एक साइड, दूसरे की क्या आ जाएगी, बी सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की इक्वल होगा ना, बी सी या सी बी कह लो, विल बी इक्वल टू बी सी विल बी इक्वल टू, या सी बी तरतीब ही रख लेते हैं ज्यादा बेहतर, ए बी, ए सी क्या होगी, सी बी के इक्वल होगी, सी बी आगे आगे बी डी के इक्वल होगी, और बी डी आपके वापस डी ए के भी इक्वल हो जाए। सारी साइड्स इक्वल होगी हैं, तो यहां तक मेरा क्या प्रूव हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल।
यहां तक मेरी साइड वाला काम हो। अब मेरा पार्ट रह गया दूसरा कि मैंने क्या प्रूव करना है कि एंगल भी क्या बना रहा है 90 डिग्री। एक मैं 90 डिग्री का प्रूव कर लूंगा, सिमिलरली सारे भी इसी तरह हो जाएंगे। एक स्टेटमेंट यहां पे यूज होगी कि एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल। ये एक स्टेटमेंट है, ये थ्योरम भी है, ठीक है। स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं, स्टेटमेंट एंगल फॉर्म्ड in a semicircle will always be a right angle। क्या मतलब, यहां पे समझते हैं। अगर मैं अपनी मर्जी का कोई भी सेमी सर्कल ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि ए से बी तक ये मैंने लाइन ले ली, ये इसका क्या है, डायमीटर है। डायमीटर हमें पता है ट्रायंगल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अच्छा, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मैं एक कोई भी पार्ट ले लेता हूं। मैं कहता हूं चलो ये एक पार्ट ले लेता हूं, ये नीचे वाला पोर्शन ले लेता हूं, ये मेरा आ गया है ये सेमी सर्कल एक साइड। तो मैं अगर डायमीटर के एंड पॉइंट लूं ना ए और बी, उधर से अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट ले लूं इस सेमी सर्कल का, मैंने यहां पे सी ले लिया, तो ए से सी को और सी से ज्वाइन जब करूंगा मैं बी को, ये लाजमी क्या बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। ये सी आपका कहीं पे भी हो सकता था, ये आपका सी यहाँ पे इधर इधर होता, फिर भी यहां से ए से सी को ज्वाइन करता, सी से बी को ज्वाइन करता, तो 90 डिग्री ही बनाता। यही थ्योरम है, ये आपका कहीं पे भी हो, सेमी सर्कल अगर बन रहा हो तो उसमें आपका एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो इससे क्या पता चलेगा, सिमिलरली दिस इंप्लाइज दैट ऑल एंगल्स, दिस इंप्लाइज दैट ऑल एंगल्स will be right angle। जितने होंगे ना, दिस इंस्क्राइब शेप भी लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स ऑफ दिस इंस्क्राइब शेप विल बी राइट एंगल्स। अगर ये होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ये जो शेप हमारी बनी है ए सी बी डी, ए भी कह लो, इज अ स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन 13 शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इन द फिगर ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स क्या है, इक्वल। ये यहां से आ गया ए से बी और सी से डी, ये दो कॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, इनकी लेंथ आपकी क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे एंगल ओ ए बी क्या बनता है, ओ से लेकर आपने कहां तक आना है, ए तक आना है, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना आ गया, 40 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ बी, ए से ओ से बी क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये फाइंड करना है। दूसरी सी ओ डी, सी से ओ तक आए, ओ से डी तक आए, दूसरा क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। आर द एंगल्स इक्वल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जब फाइंड होंगे उसके बाद हमें पता चलेगा। एंड इफ यस देन वाई, ठीक होगी बात। सो मैं पहले ऊपर वाला फाइंड करता हूं, उसकी वजह यह है क्योंकि वहां पे डाटा कुछ ना कुछ गिवन है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि आपके पास एंगल ए जो है वो कितना दिया, वो 40 डिग्री। एंगल बी जो है, बी पे वो भी 40 डिग्री होगा। ये क्या आएगी, यूजिंग थ्योरम स्टेटमेंट, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपके पास ओ से लेकर, या यूं भी, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, रेडियाई बन रहे, रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं, ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी, साइड्स अगर इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक होगी बात। या लिख भी देता हूं, इक्वल साइड्स इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। इसकी वजह से ये भी कितना होगा, 40 होगा। और एंगल ओ जो है वो हमने फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी ये हमने फाइंड करना है। तो ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे, यही ट्राइंगल ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल
ए 40 प्लस एंगल बी 40 प्लस एंगल ए ओ बी, ये तीनों कितना होगा सम 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया 80 डिग्री प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और जाके माइनस किया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू क्या आ गया 100 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया है जी 100। ठीक हो गया, ये पहली चीज का आंसर निकला है। दूसरी चीज क्या पूछी थी कि ये भी फाइंड करो और क्या ये इक्वल आएंगे नहीं आएंगे, तो ये फाइंड किए बगैर ही आप बता सकते हो एज ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, ये अगर इक्वल है दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल बनाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल फॉर्म्ड, या बल्कि मैं यूं लिख देता हूं, इससे ये पता चलेगा कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो भी आपका किसके इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के इक्वल ही होगा। ठीक होगी बात, क्यों थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हो तो वो जो एंगल बनाती हैं वो भी आपके आपस में क्या होते हैं इक्वल ही होते हैं, ये भी आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। तो सी ओ डी भी हमारे पास कितना बनेगा 100 डिग्री बनेगा। नीचे यहाँ पे क्या लिख लोगे थ्योरम्स स्टेटमेंट, तो ये इक्वल होगा और रीजन क्या आएगी कि इक्वल कॉर्ड्स विल हैव इक्वल एंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन द फिगर डायमीटर ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर, जो दोनों डायमीटर हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, एक ए से लेकर बी तक है और एक सी से डी तक। तो परपेंडिकुलर के मैंने रेड मार्क भी डाल दी, ये सारे परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के साथ 90 बनाएंगे, यहां से यहां तक 90, दूसरी तरफ भी फिर 90 बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है। इसी तरह ये भी इस तरफ भी बना दिया 90 और इस तरफ भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रूव दैट ऑल फोर कॉर्ड्स, कौन कौन सी कॉर्ड्स हैं देखो, ए से लेकर सी तक एक कॉर्ड होती है जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसी तरह बी से लेकर सी तक ये भी एक कॉर्ड है, इसी तरह नीचे एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड, इनकी बात हो रही है। ये इसके बारे में क्या बात हो रही है, और वो मेक इक्वल सेंट्रल एंगल, जो सारी कॉर्ड्स हैं वो इक्वल सेंट्रल एंगल बनाएगी। कॉर्ड कैसे, कोई ये कॉर्ड ले लेते हैं, मैं कहता हूं अगर ए से लेकर सी तक लिए तो ए से लेकर सी तक क्या एंगल बना रही है, वो तो 90 डिग्री बना रही है। ये आपके पास ए से सी अगर है तो ये यहां से यहां तक लाइन लेके जाओ और सेंटर से ही इधर लेके जाओ तो बीच में एंगल क्या बना 90 डिग्री। इसी तरह कोई भी ले लो, बी से सी लोगे तो ये इस तरफ ले, सेंटर से ओ बी तक ले जाओ, सेंटर से सी तक ले जाओ, बीच में एंगल क्या बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि एज, यहाँ पे एंगल कोई भी है, यहाँ पे जो भी आपने सारे या शुरू में लिख सकते हो एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी सी डी के परपेंडिकुलर था दोनों कॉर्ड्स, मैं लिख सकता हूं एंगल ऑल दिस एंगल ए पी सी, ए से लेकर पी और पी से ऊपर सी तक जाएंगे, ये कितना होगा 90 होगा, विल बी इक्वल्स टू एंगल सी पी बी, सी से बी और पी से आगे बी तक वो भी इतना होगा, फिर इसी तरह ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी पी डी, आगे यूं पूरा घूमता जा रहा है। ठीक है, आगे पी से पी और पी से डी तक जाए और वो किसके इक्वल होगा एंगल डी पी ए, ये सारे किसके इक्वल होंगे 90 डिग्री। अगर सारे 90 डिग्री के इक्वल हैं तो मतलब आपस में तो इक्वल हो गए ना, सारे 90 डिग्री के इक्वल, तो पहला आपका पार्ट यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक होगी बात। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड एंगल पी सी बी। अब पी सी बी आपका एंगल क्या बनता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं। पी आपका क्या है, सेंटर आ गया, पी से किधर जाना है, टॉप पे चला जाना है, यहां से पी से चले गए टॉप पे, पी से सेंटर टॉप पे और टॉप से फिर बी की तरफ आ गए, इसका मतलब है आपने ये फाइंड करना है। ठीक हो गया, और क्या फाइंड करना है, एक तो ये पीसीबी हो गया, दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है एसीबी। एसीबी क्या बन रहा है, ये आपका लेफ्ट पे जाना है आपने टॉप पे सी पे, और सी से फिर आपने जाना है बी पे, इसका मतलब है दूसरा आपने जो पार्ट फाइंड करना है, दूसरा बना देता हूं, ये पूरे का पूरा फाइंड करना है। ठीक होगा, ये दो चीजें हमने फाइंड करी। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर आप पहले मैं फर्स्ट पार्ट फाइंड करता हूं, अगर आप ट्राइंगल लो इसके लिए पीसीबी के लिए, ट्राइंगल
इन ट्राइंगल, जो राइट साइड वाली ट्राइंगल है, पीसीबी, ये ट्राइंगल हो पीसीबी, पी से ऊपर सी से बी तक ये ट्राइंगल हो, तो आपको ये पता है टोटल कितना होता है एंगल 90 डिग्री। तो इन एनी ट्राइंगल टोटल 90 डिग्री होता है, सॉरी टोटल सम कितना होता है एंगल, टोटल एंगल का सम वो होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल सी पी बी, सी से पी पे आए और पी से बी पे जाए, मतलब ये 90 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल बन रहा है पी सी बी, पी से जाना है सी तक और सी से बी तक, वो हमने फाइंड ही करना है, प्लस तीसरा एंगल क्या बन रहा है, ये बी वाला, पी सी बी, ये बी वाला एंगल, ये सारे एंगल है, एंगल पी बी सी, ये तीनों का एंगल सम कितना होगा 180 होगा। ठीक होगी बात, यहां तक हो गया। अच्छा, इसमें आप अपनी आसानी के लिए भी ये काम कर सकते हो, इनको जो फाइंड करना है ना पी सी बी बी सी बी, ये मुश्किल हो जाता है, आप इनका थीटा 1 थीटा 2 इनके नाम दे दो, वो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि आपके पास ये दोनों साइड्स पी से लेकर बी तक लें और पी से लेकर के सी तक लें, ये दोनों साइड्स तो रेडियस हैं और रेडियस दोनों इक्वल होते हैं। अगर रेडियस इक्वल होते हैं तो आपके पास एंगल सी जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। इसका मतलब है ये पी सी बी हो पी या पी बी सी, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं दोनों की जगह पी सी बी लिख सकता हूँ। सो एंगल सी पी बी प्लस एंगल पी सी बी प्लस एंगल पी सी बी, ये दोनों ही कितने होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या है, सेम है। यूजिंग यहाँ पे थ्योरमिक स्टेटमेंट लिखते हैं, यूजिंग थ्योरम कि ऑपोजिट एंगल ऑफ सेम या ऑपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड विल बी इक्वल, इक्वल आ गया, यहां से पीसीबी फाइंड हो जाएगा। सी पी बी ये कितना है हमारे पास, ये तो सेंटर वाला बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री ये आ जाएगा, प्लस ये 2 टाइम ऑफ आ जाएगा पी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, उस तरफ जाके माइनस हो गया, क्या बनेगा 2 टाइम ऑफ पी सी बी इक्वल टू 90, उधर जाके माइनस हुआ, 90 बचा 180 में से, और फिर इस 2 को उधर जाके डिवाइड करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट पी सी बी, सॉरी एंगल में लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी सी बी विल बी इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। ये मेरे पास निकला है एक एंगल, फर्स्ट पार्ट ये कितना निकला है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या है ए सी बी, ए सी बी क्या बन रहा था, ए से लेकर सी, सी से लेकर बी तक, उसमें मुझे सेकंड पार्ट की वैल्यू वैसे ही पता चल गया कि हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मैं जिस तरह से सेकंड पार्ट की निकाली, इसी तरह पी सी और ए की भी निकाली जा सकती है। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा जा सकता है, एज जस्ट लाइक पी सी बी, एंगल पी सी बी, एंगल ए सी पी will also be equals to just like this, this implies that ACP वो भी हमारा कितना निकलेगा 45 डिग्री निकलेगा। सेम इसी प्रोसेस पे निकालना है, वो भी 45 निकलेगा, तो हमारे पास फिर ए सी बी टोटल जो आपने निकालना है, जिसको मैं वापस यहां से ब्लू से कर देता हूं कि ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक, वो हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट हाफ एंड देन सेकंड हाफ, दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एज एंगल ए सी पी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी प्लस एंगल पी सी बी, दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला भी कितना है 45, दूसरा भी है 45, इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक होगी बात, यहां तक आ गया मेरा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, अब थर्ड पार्ट फोर्थ और फिफ्थ कोई लेंथी पार्ट नहीं, जस्ट उसमें नाम ही बताना है। फाइंड अदर एंगल्स दैट आर इक्वल टू एसीबी, एसीबी जो हमने निकाला है सेकंड पार्ट में, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो कितना आया था 90 डिग्री आया था, तो हमने बताना है और तमाम ऐसे एंगल निकालो जो 90 डिग्री। तो ये सारे इसी तरह का बनेंगे, जिस तरह से आपके पास इसमें शुरू में तो ये वैसे ही गिवन है कि ये 90 है, ये भी 90 है, आपस में यहां से यहां तक 90 है, ये भी 90 है। उसके अलावा
आप जब इससे इसको ज्वाइन करोगे सी से लेकर बी और बी से वापस डी तक ज्वाइन करो, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह बी से डी और डी से आप किसको ज्वाइन करो ए तक, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। डी से ए और ए से आपने आगे कंटिन्यू किया सी तक, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये सारे 90 डिग्री हो गए। तो इसको मैं लिखना चाहूंगा, तो फ्रॉम फिगर, फिगर से हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए सी बी जिस तरह 90 डिग्री है, इसी तरह ए सी बी है ना, फिर सी से आप बी पे जाना और बी से डी पे जाना, एंगल सी बी डी वो भी कितना होगा 90 होगा। इसी तरह अब आप बी से डी और डी से आगे ए पे चले जाना, पूरा समझो साइकिल चल रहा है, एंगल बी डी ए और वो आगे चल जाएंगे डी से ए और ए से सी, एंगल डी ए सी, ये सारे ही कितने होंगे 90 डिग्री। और बाकी तो क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है, ये सारी चीजें भी हमारे नाम। और इसमें हाफ हाफ जो होता है ना, ऊपर वाला 45 होता है, नीचे भी 45 होता है, एक हाफ 45 का होता है, दूसरे भी 45 होता है, टोटल 90 डिग्री होता है। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट 4, उसमें क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्क्राइब पॉलीगॉन, इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हमारे पास होगा कि सारी साइड जो है ए बी बी सी सारी कॉर्ड्स इक्वल है और 90 डिग्री बना रहे हैं, तो अगर सारी कॉर्ड्स इक्वल हों, ए डी बी सी है ना, ए सॉरी ए सी डी बी, ए सी डी बी सारी कॉर्ड्स अगर इक्वल हो और बना भी क्या नहीं हो 90 डिग्री आपस में बना रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज दैट inscribed polygon will be a square, inscribed polygon will be a square। सारी साइड्स भी क्या है, all equal sides with right angles, क्योंकि सारे क्या है, एंगल्स भी क्या है 90 डिग्री और साइड्स भी क्या है इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट क्या है, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से कितने हम ड्रा कर सकते हैं सर्कल्स, 1 सर्कल, 1 एंड ओनली 1 सर्कल। ये थ्योरम भी था स्टार्ट में होने वाला था, 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 और more non-collinear points, non-collinear points के हमारे पास एक ही सर्कल पास हो सकता है 3 या 3 से ज्यादा नॉन कोलिनियर, और ये सारे नॉन कोलिनियर ही एक लाइन में, तो सारे पॉइंट्स नहीं ना, डिफरेंट डिफरेंट है, तो सिर्फ आपका क्या होगा 1 सर्कल ही पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 2 पार्ट्स हैं इसमें। इन द एडजॉइनिंग फिगर आर एस इज 3 टाइम्स पी क्यू, आर एस जो कॉर्ड की बात हो रही है, कॉर्ड जो आर एस है उसकी लेंथ कितनी है, वो 3 गुना ज्यादा है पी क्यू से। उसके बाद क्या गिवन है, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल प्लस एंगल आर टी एस मतलब एंगल किस पे माना टी, इसकी बात हो रही है। इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री आ गया। बताना क्या है, हमने पी टी क्यू और आर टी एस ये दोनों बताने कि है कितना, इन दोनों का सम दिया हुआ है 180 डिग्री, लेकिन इनकी वैल्यू सेपरेटली बतानी, ठीक है। हम इस गिवन डाटा को यूज करेंगे, ठीक है, और थ्योरम का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, एज आर एस कॉर्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी क्यू कॉर्ड, जिस तरह से 2 कॉर्ड अगर आपके पास इक्वल हो तो उनकी आर्क्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह मल्टीपल्स का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास ये उससे 3 गुना ज्यादा है, तो इसकी जो आर्क लेंथ होगी, दिस इंप्लाइज दैट आर्क लेंथ विल आल्सो बी 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू, ये भी कितनी होगी 3 टाइम्स होगी, यूजिंग थ्योरम। ये भी थ्योरम को यूज करके, क्रॉलरी होती है उसकी, क्रॉलरी का मतलब होता है कि थ्योरम का ये एक फर्दर रिजल्ट होता है कि ये भी आपका 3 टाइम्स होगा। अच्छा, अगर ये 3 टाइम्स होगा तो एंगल्स भी इसी तरह कि अगर आपका एंगल, अगर आपकी साइड जिस तरह से आपकी कॉर्ड है इक्वल है, तो उसका आर्क्स इक्वल है, आर्क्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल है। इसी तरह यही चीज मल्टीपल में चले जाओ, अगर आपकी कॉर्ड अगर कॉर्ड 3 टाइम्स है तो आर्क्स भी 3 टाइम्स होंगे, आर्क्स 3 टाइम है तो एंगल भी 3 टाइम्स होंगे। तो यहां से जिस तरह ये इंप्लाई किया था, इसी तरह दूसरा इंप्लाई करेंगे कि आर
टी एस, आर टी एस जो एंगल बन रहा है, और यहां पे लिख देता हूं एंगल आर टी एस, आर से टी और टी से एस, वो भी आपका एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 3 टाइम्स होगा, विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इसके इक्वल होगा। ये आपके पास आ जाएगा, यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इक्वेशन नंबर 2 कह लो। इक्वेशन नंबर 2 इसलिए फिर आप इस 1 में यूज करने हैं, ये भी गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन थी ना, ये गिवन था और ये गिवन था। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लो। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट 2 इन 1, 1 में अगर आप पुट करें तो एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू जो है वो एज इट इज रहेगा पी टी क्यू, और आर टी एस की जगह क्या लिख दोगे, 3 टाइम्स एंगल पी टी क्यू। क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, एंगल पी टी क्यू एज इट इज प्लस आर टी एस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसको ये 3 टाइम्स है, ये समझो 1 टाइम है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, सो एंगल पी टी क्यू is equal to 180 divided by 4. This implies that angle PTQ is equal to 45 डिग्री। ये मेरे पास आ जाएगा एंगल PTQ, PTQ आ जाएगा। ये मेरे पास एक चीज निकली है, एंगल PTQ फर्स्ट निकल आया है, और दूसरा मैं यहां से निकालूंगा जो कि मैंने ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे PTQ क्या पुट कर दूंगा 45, तो 3 इंटू 45 क्या लिखूंगा, पुट इनटू, put in equation number 2. So angle RTS will be equals to 3 times of 45 degree। क्या निकल आएगा, एंगल RTS और RTS will be equals to 135 डिग्री। ये मेरे पास निकल आएगा एंगल RTS। ठीक होगी बात। लास्ट नेक्स्ट पार्ट हमने क्या बताना, व्हाट इज द रेशो बिटवीन मेजर ऑफ बोथ दीस एंगल्स, इन तीनों की रेशो क्या होगी। तो रेशो भी सिंपल निकल आएगी, हमने बतानी है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं एंगल पी टी क्यू रेशो एंगल आर टी एस क्या हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पी टी क्यू एज इट इज रहने दो, पी टी क्यू, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी कि आर टी एस किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल पी टी क्यू। ये मैंने क्या यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये कि आर टी एस किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ पी टी क्यू। ये ऊपर नीचे कैंसल, सो रेशो क्या बचा, 1:3, या 1:3 लिख लो, 1 डिवाइडेड बाय, तो इसकी रेशो क्या होगी, 1:3।